वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। चलें तो पहले हम पढ़ लेते हैं, ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। तब तक और लोग भी जुड़ जाएंगे, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं कुछ, वे लोग जुड़ते भी रहेंगे। यदि आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिनके मित्र हों, जैसे आप लोगों ने यदि एक दूसरे की जानकारी में ज्वाइन किया हो, तो उन्हें कॉल करके बता सकते हैं कि आरंभ कर चुके हैं। चलें तो कौन पहले पढ़ना चाहेगा? प्रणव भैया उपलब्ध नहीं होंगे, तो आप में से कोई यदि आना चाहे तो आ जाए। मैं इसका जो साइज है उसे बढ़ा देता हूँ। किसी को ध्यान है ये वाला छंद? बताइएगा, इतना ठीक है? पढ़ने में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, मैंने पूछा ही नहीं, आज मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं? जी जी आ रही है सर, पहुंच रही है सर। नमस्ते सर। नमस्ते। आरंभ करें फिर। ये वाला किसी को आता है? जिनका संस्कृत में प्रवेश होने अवश्य आता होगा। देखिए, इसको यहाँ ऊपर जो लिखा है उससे पढ़ लीजिए। ये तो वो विभक्ति में, विभक्ति समय जो है ना, पत्नी का सुबंत में तब आता है राम वो सिखाने के लिए। हाँ, तो आप ही पढ़ दीजिए नैश्वी जी, आप ही पढ़ दें, ये शार्दूल विक्रीडित है। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, राम मामुद्धर। बहुत ही सुंदर स्वर है और बहुत अच्छा आपने उच्चारण किया। अगला कौन पढ़ेगा? अनुष्टुप है। फटाफट करें, क्योंकि हमें अब थोड़ा स्पीड में भी आना है। सर मैं पढ़ूं? हाँ हाँ प्लीज शुरू कीजिए। पूजन्तं राम रामेति, मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य पवित्रा शाखा। नहीं, आरुह्य है ना, आरुह्य नहीं है, आरुह्य बोलिए। आरुह्य। सॉरी, ये आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि, सॉरी, वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वंदे वाल्मीकि कोकिलम। बहुत बढ़िया। अगला कौन पढ़ेगा? जल्दी जल्दी। सौरभ जी है ना? आप आइए सौरभ। हाँ हाँ सर। हाँ पढ़िए। एक मिनट। कश्चित कांत विरह गुण गुरुणा। नहीं 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 नहीं, और बड़ा कर लीजिए। आप किस पे हैं? अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे हैं? हाँ कंप्यूटर पे। रुकिए, मैं और बड़ा करता हूँ फिर। रुकिए। हाँ, ज्यादा बड़ा करने में ना दिक्कत होगी, पढ़ ही नहीं पाएंगे। हाँ कोई बात नहीं, वो देख रहा था। पढ़िए, कहाँ गया? हाँ। कूजन कश्चित कांता विरह गुरुणा, स्वाधिकारात् मप्रतः स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तंग मित महिमा, वर्ष भोग्येण भर्तुः, यक्ष चक्रे जनक तनया, स्नान पुण्योदकेषु स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरसु
वसतिम राम गिरिया शमेशु। हाँ, शमेशु वो स्निग्ध छाया है, स्निग्ध छाया। स्निग्ध स्निग्ध छाया। स्निग्ध आधा च भी है ना पहले, स्निग्ध छाया। हाँ, अब इसको बीट के साथ पढ़िए, उस दिन आपने बोला था बीट के साथ पढ़ेंगे, बीट के साथ पढ़ें। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येण। गाइए मत, गाना आवश्यक नहीं है। देखिए, हर कोई गा नहीं सकता, लेकिन हर कोई बीट को फॉलो कर सकता है ना। ताल पे ध्यान दीजिए। आप पहली लाइन जैसे कर रहे हैं, वो पहला चरण आप एकदम उपयुक्त तरीके से पढ़ रहे हैं, आपको उसको इमिटेट करना है। जस्ट कॉपी दैट। ठीक है, पहली लाइन वापस पढ़िए। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात्म प्रमत्तः शापेनास्तंगमित महिमा वर्ष भोगेण भर्तुः यक्षचक्रे जनकतनया यक्षचक्रे है, यक्षचक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरसु वसतिम रामगिरिया शमेशु। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। एक चीज और ध्यान रखनी है, जो शापस्तंग है ना, उसको पूरा बोलिए। शापेनास्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येण भर्तुः। तो वो जो तंग बोल रहे हैं, उसको तंग बोलने के बजाय तंग पूरा पकार है ना उसमें, शापेनास्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येण भर्तुः। बहुत अच्छा। अब बीट देखिए, बीट क्या है। बाकी लोग भी प्रैक्टिस करिए म्यूट पे रहते रहते। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येण भर्तुः यक्षचक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरसु वसतिं रामगेप्याश्रमेषु। तो कहीं भी ताल का भंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलें। और गाने की जरूरत नहीं है यदि आप एक रिदम में पढ़ रहे हैं और यदि यति पता है। हालांकि अभी हमने इसकी यति आपको बताई ही नहीं है, अभी यति पर हमने चर्चा ही नहीं की है, कल भी नहीं की थी। तो फिर भी आपने जिस स्वाभाविक रीति से इसको पढ़ा वो एकदम ठीक था। तो एक बात का ध्यान रखें, जैसे देखिए शेर में क्या होता है, आप फारसी में प्रवेश रखते हैं तो आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें जो मिसरा उला होता है उसे पढ़कर बहर नहीं समझ आती है ना, रिदम का ज्ञान नहीं हो पाता है, आहंग नहीं समझ में आता। लेकिन हम अगर सानी मिसरा पहले पढ़ लेते हैं तो हमें एकदम सेट हो जाता है और फिर हम उसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर वैसा करने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सीधे सीधे पहली ही लाइन ठीक पढ़नी है। ये एक अंतर है जो हम उर्दू और फारसी में देखते हैं कि हम बाद में, क्योंकि ज्यादातर जो शेर लिखे जाते हैं उसमें यही होता है अमूमन कि पहले जो जहन में आता है लिखने वाले के वो दूसरा मिसरा ही आता है, तो उसकी रिदम आप ज्यादा आसानी से समझ पाते हैं और उसके बाद में आप उसको कॉपी कर लेते हैं। परंतु संस्कृत में ये नहीं करना है आपको। संस्कृत में क्या करना है, पहली लाइन को, पहले चरण को ठीक तरीके से एक बार लय में डालने का प्रयास कीजिए। लय का अर्थ गाना नहीं, ताल में डालने का प्रयास कीजिए। अगर आप बीट फॉलो कर पाने में समर्थ हैं और आपका उच्चारण आपको लग रहा है कि मैंने शुद्ध बोला है, तो वो 80% एक लय में अपने आप आएगा, एक ताल में अपने आप बैठेगा यदि उच्चारण शुद्ध कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तब गड़बड़ होगी। तो यदि अगर नहीं भी पता है तो भी 70-80% लोग ठीक बोल जाएंगे। और अगर आप एक बार ठीक बोल गए तो आपके कान को स्वयं समझ में आएगा कि इसमें कुछ सहजता थी या कुछ गड़बड़ था, है ना। क्योंकि बेसुरा एक बार किसी को नहीं भी पता लगे, बेताला हर किसी को पता लगता है ना। तो जैसे ही आप पहले में बैठ जाएंगे उसके बाद आपको केवल उसको इमिटेट ही करना है जी। तो गाने की आवश्यकता नहीं है, ताल बिठाइए। चलें, अगला कौन पढ़ेगा? सलोनी आज पहली बार आई है। सलोनी, आपको थोड़ा अस्वास्थ्य था, मुझे पता लगा था। आशा है आप स्वस्थ होंगी, तो आप ये पढ़िए। सर एक सेकंड, मैं लैपटॉप से लॉग इन कर रही हूँ, मुझे 2 मिनट दीजिए। अच्छा ठीक है, कोई और पढ़े? हाँ जी सर। और कौन है? हाँ, स्वप्न लाई। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, सॉरी मैं
नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदुभूमे सुखवं वर्तितोऽहं महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेष कार्यो, ये क्या है? कायो, पतत्वेष कायो नमस्ते नमस्ते। बहुत बढ़िया। अब आपको एक काम करना है, ऐसे नहीं पढ़ना है प्रोज की तरह। हालांकि आपके पढ़ने में एक सहज लय है, उसमें आपका कोई योगदान नहीं है। जो आपकी सहज लय है उसमें आपके मराठी भाषी होने का योगदान है, कि आपके वाणी में एक सहज लय है जो आपका बहुत सहयोग करती है। पर अब आपको जो करना है वो ये कि एक तो इसको थोड़ा धीमे पढ़ना, ठीक, और जिससे आप धीमे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपने उच्चारण इसका ठीक किया कि नहीं। ये बहुत पॉपुलर है तो हो सकता है आपको पहले से भी पता हो। अच्छा, नहीं पता है, कोई बात नहीं। तो अब आप एक काम करें, इसको आप बीट के साथ पढ़ें, ताली खुद बजाइएगा, मैं नहीं बजाऊंगा, डिले हो सकता है। तो इसका कोई पहले से बीट है या कोई भी वैसे? बीट तो है, जो आप, मैं देखना चाहता हूँ कि आप सहज रूप से बीट स्वयं दे पाने में समर्थ पा रहे हैं स्वयं को या नहीं। सर इसकी एक पर्टिकुलर ये भी है, धुन भी है, मीटर है, आपको नहीं बताना है। नहीं। हाँ, नहीं बताना है, जिसको पता है वो चुप रहेगा। हाँ बोलिए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, सॉरी, ये इसी के आगे वो है, रुकना यही पे है या तो? देखिए, जहाँ 4 लाइन लिखी हुई है वहाँ पहली लाइन के बाद नित्य रुकना होता है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। तो रुकना तो है पहली लाइन के बाद। अच्छा, एक आपको हिंट दे रहा हूँ, इसमें बीच में कहीं नहीं रुकना है, लाइन के अंदर अंदर एक चरण के बीच में आपको नहीं रुकना है। पढ़िए। तो नमस्ते से मातृभूमे त्वया से वर्धितो हम। हाँ हाँ हाँ, ताली सुनाई देनी चाहिए हमको। ताली, ताली बजाओ, ताली नहीं बजाओगे तो गड़बड़ होगी, बजाओ ताली। ओके। तो ये म्यूजिकल सेंस इतना है नहीं तो पता नहीं कैसा। चलो ठीक है, शुरू करो। नहीं बट हाँ, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे स सुखव वर्तितो हम महामंगले पुण्यभूमे पतत्वेष कायो नमस्ते नमस्ते। बहुत बढ़िया। आपको बोलने में कहीं पे अटकन महसूस हुई, कहीं अटके आप? जहाँ पे ये कायो है, पतत्वेष है, ये थोड़े मतलब इसके पहले कभी देखे नहीं थे, इसलिए थोड़ा वो है। वो छोड़िए, अभी आपको पता है क्या है? अभी आपको पता है ना क्या है वहां पे, क्या लिखा है? अब आपने 2 बार पढ़ लिया है, अब आप इसको धीरे धीरे पढ़िए, स्पीड में मत पढ़िए। अभी जिस स्पीड में पढ़ा उससे कम कर दीजिए स्पीड, और इसको पुनः पढ़िए और फिर मुझे बताइए इसमें कहाँ गड़बड़ है, लिखने वाले ने कहाँ गड़बड़ की है। क्योंकि यही आप लोगों की ट्रेनिंग है। जिसको आता हो वो चुप रहेगा, जिनको भी नहीं आता है वे सब अपने अपने आप इसको धीरे धीरे बोलें। जिस लय में स्वप्निल बोल रहे हो उसी को फॉलो करें, अपने मन से नहीं बोलें। और स्वयं देखें कि आपकी जीभ कहाँ पे अटकेगी, स्पीड आपकी कहाँ बाधित होगी, ये मुझे सब लोग बताइएगा, लिख करके बता दीजिए इसमें। हाँ चलें, पढ़िए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखवं वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वेष कायो नमस्ते नमस्ते। समझ में आया? कहाँ आपको एडजस्ट करना पड़ा जबरदस्ती? अच्छा हाँ, क्योंकि वो मेरा लय मुझे पता नहीं। तो मैं जो लय का दोष नहीं है, आप अपने आप को गिल्ट में क्यों ले जा रहे हैं भाई? आप सही कर रहे हैं, वो लिखने वाले की गड़बड़ के कारण है, क्योंकि आपको ये छंद नहीं मालूम है कि क्या इसका कंटेंट है, इसलिए लिखने वाले ने ऐसे था कि अच्छा टाइपिंग मिस्टेक। अगर ये मातृभूमि नीचे रहता या त्वदर्थे नीचे रहता तो शायद मेरे लय में हो जाता। अच्छा, आपको जैसे लगता है कि होता वैसे पढ़िए। मैं कोशिश करता हूँ। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू, नहीं ये नहीं बैठता। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखवं वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वेष कायो नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ये भी नहीं बैठ रहा है? नहीं पकड़ पाए या आपको लग रहा है गड़बड़ हो रही है? गड़बड़ तो हो रही है, बट टाइपिंग मिस्टेक जो आप कह रहे हैं वो मुझे अभी नहीं हो रहा। गड़बड़ कहाँ हो रही है आप उसको आइडेंटिफाई करके बताएं। जो लोग लिख रहे हैं अपनी अपनी बात लिखते रहिए, अंत में देखते हैं। ये रस्व दीर्घ में कुछ आगे पीछे है। अच्छा, मैं आपको हिंट देता हूँ। एक अक्षर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, देयर इज 1 syllable एक्स्ट्रा। यू अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट syllable इज, राइट? हाँ, तो नाउ फाइंड इट आउट। बीट से पता लगता है, बीट से।
वो आपको ध्यान है जो हम लोग ना 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 या रू 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 का वो बोलते हैं, या रा रा बोलते हैं, या ला 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 बोलते हैं, वो वाला काम करो इन सारी लाइंस पे। इसीलिए बोला बीट दो, ताली बजाओ। मन में कर लो, आइडेंटिफाई करो, बताओ। आपके पास 30 सेकंड्स है। हाँ जी सौरभ जी आप आइए। स्वप्निल नहीं बता पा रहे हैं अगर तो स्वप्निल ट्राई करना चाह रहे हैं। हाँ तो ये सदा और वत्सले को अगर हम ये कर पाते हैं एक ही इस पे ले आए तो एक ही किसमें, मतलब एक ही शिरोरेखा के अंदर लेके आए तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है? शिरोरेखा से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं मतलब सदा और वत्सले के बीच में जो पॉज है वो कम हो जाए। पॉज है ही नहीं, मीटर में पॉज नहीं है, तो इसलिए कोई पॉज नहीं है। ऑर्थोग्राफी पे नहीं जाना है, उच्चारण पे जाना है। सब कुछ फोनेटिक्स है, उच्चारण का काल जो है वो प्रधान है। नहीं सर तो नहीं पकड़ पा रहे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सौरभ जी बताएंगे। हाँ मुझे लगा जैसे आपने पाली बाजार के बुक कहा था, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे। अभी सुखवम ये सही नहीं बैठ रहा, त्वया हिंदू भूमे शायद सुखम होता, वर्ती तो हम। अच्छा तो ये मुझे सुखवम में थोड़ा अटपटा लगा। अच्छा, और कौन कौन बोल हाथ उठा रहा है? ए रुको, इसमें किधर से आता है? नैशवी आप बाद में बताएंगी, संस्कृत वालों से नहीं बात करेंगे अभी। हाथ नीचे कर लीजिए नैशवी। हाँ, और कौन है? सर मैं हूँ। नहीं आप तो बिल्कुल नहीं बताएंगी संध्या मैम, आपके चेहरे से लग रहा है कि आपको ये याद है, तो आप नहीं बताएंगी। सलोनी आप बोलिए, आपको क्या लग रहा है? सलोनी के बाद आस्था बोलेगी। सर या तो त्वया में आ एक्स्ट्रा है या वर्धितोहम में वो अर एक्स्ट्रा है शायद। ठीक है, अब अपनी बात को जस्टिफाई कीजिए, पढ़ के सुनाइए। हमें पता तो लगना चाहिए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखवम वर्धितोहम महामंगले पुण्य भूमि त्वदर्थे पत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते। पतत्वेश नहीं है, शकार में उकार है ना, तो श नहीं बोलना है, श बोलना है पूरा। पतत्वेश कायो, पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते। बहुत बढ़िया। लेकिन इसमें गड़बड़ कहाँ थी? वो आपने बोला त्वया में या वर्धितोहम में, पर यहाँ तो नहीं लगी कुछ, आपने आराम से बोल लिया जी। चले कोई बात नहीं है। सिद्धिदात्री अनम्यूट कीजिए बेटा। दिखाऊं? हाँ गा के सुनाओ। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दभूमे सुखं वर्धितोऽहं महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। बहुत बढ़िया, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि याद है और वो पढ़ दिया है। यहाँ लिखा हुआ जो पढ़ना था वो तो पढ़ा नहीं, लेकिन आपको याद है, ये एक अच्छी बात है ना। अब चलते हैं, और किसने कमेंट दिया था उसको देखें। पॉलूमी आप बताइए, कहाँ गई पॉलूमी? यस सर। सर मुझे लग रहा है सेकंड लाइन में थोड़ा ज्यादा वर्ड्स। अच्छा, क्यों लग रहा है बताइए, पढ़ के बताइए, ऐसे नहीं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमि सुखवम। सुखवम शायद गलत है। अच्छा, और भी किसी को ये लगा? कौन है भाई? और देखें।
हाँ जी प्रिया जी बोलिए, अब संस्कृत वाले आ जाओ। जी मुझे भी ये सुखवम ही गलत लग रहा है। अच्छा ठीक है, और नैशवी ने पहले हाथ ऊपर किया था, वो बोल दें फिर हंसी के पास चलेंगे। सुखम आएगा, वो तो नहीं आएगा। सुखम वर्धितो हम, तो उसकी रचना बरोबर बैठ जाएगी। अच्छा वो मात्रा बरोबर बैठ जाएगी। ठीक है ठीक है, और कौन है? हंसी बोलिए। तो सर मुझे भी सेकंड लाइन में लग रहा है, या तो हिंदू भूमि में या फिर सुखवम में। सेकंड लाइन में लग रहा है हिंदू भूमि में, क्यों लग रहा है? सुखवम में तो कई लोगों ने बोल दिया, आपको हिंदू भूमि में क्यों लगा? पता नहीं, बोलने में शायद वो उतना। बोल के बताइए, बोल के बताइए, पढ़िए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दभूमे सुखवं वर्धितोऽहम्। सुखवम में अब अच्छा चलिए, तो फिर और कोई बचा नहीं, सबने आइडेंटिफाई कर लिया कि सुखवम में गड़बड़ है। तो अब जिसे संस्कृत आती है या जिसे याद है वो तो इसको कर देगा कि भाई सुखम होना चाहिए, सुखवम जो है वो टाइपिंग मिस्टेक है। अब एक बात बताएं, जिसे संस्कृत भी नहीं आती है, जिसे याद भी नहीं है, वो कैसे बताएगा? वो ऐसे बताएगा कि भाई चारों में एक जैसा होना चाहिए, बीट फॉलो होनी चाहिए। सुखवम में आते ही बीट का अंतर आ जाएगा, तो आपके कान की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये मैं आपको बिना छंद पढ़ाए क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि छंद पढ़ाने के बाद आपका दिमाग कलर हो जाएगा, आप उससे मैथमेटिकली डील करने लगेंगे, आप उससे ऑडिटरीली डील नहीं करेंगे, है ना? तो हमारा उद्देश्य क्या है कि आपके कान को समझ में आए कि ये गड़बड़ हो गई। आया सबको समझ में? तो गड़बड़ क्या हुआ देखो, बीट। स्वप्निल ध्यान देना। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम, त्वया हिंदू भूमे सुखवम वर्धितोहम। अब मुझे सुखवम करना पड़ा, मैंने क्यों कर लिया? क्योंकि बाय डिफॉल्ट मुझे ये याद है, तो मैंने बीट को फॉलो करवाने के लिए जो गैप था संगीत का उसको कम कर दिया, इसलिए मेरी बीट फॉलो हो गई। ठीक, अगर मैं ऐसा नहीं करता तब मैं क्या पढ़ता? त्वया हिंदू भूमे सुखवम। अब यहाँ वम बोलते ही मैं अटक जाता और मैं हड़बड़ा जाता कि भाई ये वम आ गया, कुछ तो गड़बड़ है ना? क्योंकि वहां पर मुझे कौन सी मात्रा अपेक्षित है? ये भुजंग प्रयात छंद में है, जिसका मीटर होता है 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2, है ना? लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु। चलें, ये क्लियर हुआ सबको? थम्स अप कर दो, यहाँ हूं बोल दो, कुछ कर दो, सो दैट आई अंडरस्टैंड कि आगे चल सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया। सिद्धिदात्री आइए बेटा, आपने लिखा हुआ है इसमें, पढ़ के सुनाइए। ये तो वही है जो हमने पहली क्लास में बताया था। पढ़िए, कैमरा ऑन कीजिए बेटा और पढ़िए। मुखे ते ताम्बूलम् मौनयुगले कज्जलकला ललाटे काश्मीरम् विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत् काञ्ची शाटी पृथुकटे तटे हाटकमयि भजामि त्वां गौरी नगपति किशोरीमविरतम्। बेटा बहुत अच्छा प्रयास किया आपने, पर एक गड़बड़ कर दी है, 2-3 गड़बड़ कर दी है, आपको वो ठीक करनी है। आपको क्या बताया है हमने? मौक्तिक लता है, मौक्तिक लता नहीं है। औ की ध्वनि संस्कृत में नहीं है। हम आगे जब पढ़ेंगे ना कि हमारी कौन सी भाषाओं में औ की ध्वनि है, तब हम उस पर बात करेंगे, पर संस्कृत में औ की ध्वनि नहीं है। क्या बोलना है? मौक्तिक लता बोलो। मौक्तिक लता। फिर भाई मौक्तिक लता, ये औ छोड़ के आओ स्कूल में अपने। मौक्तिक लता। मौक्तिक लता, शाबाश। स्फुरत आपने बहुत अच्छा बोला, स्फुरत नहीं बोला, ठीक है? और हाटकमयी को हाटकमयी ऐसे क्यों बोल रही हो? अच्छे से बोलो, हाटकमयी बोलो, हाटकमयी हाटकमयी हाटकमयी। हाटकमयी का पूरा है ना, क में अकार है। हाटकमयी बोलो। हाटकमयी। फिर से बोलो। हाटकमयी। फिर भजामि त्वाम गौरीम बोलो, भजामि त्वाम ऐसे बोलो। भजामि त्वां गौरीम।
गौरीम नगपति किशोरीम अविरतम। बोलो नगपति किशोरीम अविरतम। शाबाश। नगपति जैसे बोला है अभी वैसे ही बोलना है, नगपति नहीं बोलना है, ग में अ मिला हुआ है ना। नगपति किशोरीम अविरतम। नगपति पूरा वापस से गा के किशोरीम सुनाओ। अविरतम। जो जो बात बोली है उस पे ध्यान देना, फ्लो में उत्साह में आके नहीं बोलना। जो बात बोली है उस पे ध्यान देते हुए सही बोलना है। अब बोलो। मुखे ते तांबूलम नयन युगले कज्जलकला ललाटे काश्मीरम विलसति गले मौक्तिकलता। रुक जाओ, मौक्तिकलता क्यों बोल रही हो? मौक्तिकलता नॉर्मली बोलो, उस पे स्ट्रेस देने की आवश्यकता नहीं है। मौक्तिकलता नहीं, मौक्तिकलता। वापस बोलो, विलसति से बोलो। विलसति गले मौक्तिकलता। अरे हाँ, मौक्तिक नहीं बेटा, मऊ औ नहीं बोल सकती हो, औ बोलो औ। औ। हाँ, जैसे शक्ति कपूर बोलता है फिल्मों में आऊ, वैसा आऊ नहीं बोलना है, औ बोलना है। बोलो औ औ। औ। अब बोलो गौरीम। गौरीम। अब बोलो मौक्तिक। मौक्तिक। हाँ, अब ठीक बोला। चलो रिपीट करो विलसति से। विलसति गले मौक्तिकलता। बोला ठीक है, लेकिन उसको मारना नहीं है, बिना मारे बोलो। मौक्तिकलता ऐसे मारना नहीं है। जोर क्यों दे रही हो? स्ट्रेस थोड़ी ना देना है, सामान्य रूप से बोलो। फिर से बोलो विलसति से। विलसति गले मौक्तिकलता। चलो बेटर हो गया, सॉफ्टर हो गया। इसको और सॉफ्टर कर लेना बाद में। आगे पढ़ो। स्फुरत् कांची शाटी पृथुकटे तटे हाटकमयी। हाटकमयी नहीं, रुक जाओ। हाटकमयी ऐसे क्यों कर रही हो? एक्स्ट्रा गाने में एफर्ट नहीं देना है। गाना इज नॉट आवर उद्देश्य ना। क्या उद्देश्य है? हाट कैसे? रिपीट करो मेरे पीछे। पृथुकटे तटे हाटकमयी। बोलो पृथुकटे तटे हाटकमयी। हाँ, अपने आप है ना। ये हा को लंबा खींचने के चक्कर में तुम्हारी गड़बड़ हो रही है। डोंट डू दैट। हाटकमयी बोलो। हाटकमयी। आगे बोलो, पूरा बोलो। ये तीसरी लाइन से बोलो, स्फुरत से। स्फुरत् कांची शाटी पृथुकटे तटे हाटकमयी भजामि। नहीं नहीं, हाटक क्यों कर रही हो? हाटक करने में क्या समस्या है? हाटकमयी ऐसे बोलो। फिर से बोलो हाटकमयी। पृथुकटे तटे से बोलो। पृथुकटे तटे हाटकमयी भजामि त्वां गौरीं नगपति किशोरी मविरतम। हाँ, अब देखो, तो आप रुक गई बेटा। किशोरी के बाद रुकना नहीं है, वो लिखा है पूरा नगपति किशोरी मविरतम। ऐसे आप ऐसे लगा कि नगपति किशोरी के बाद आप स्टॉप कर रही हैं, फिर मविरतम बोल रही हैं। ऐसे करने में क्या होता है कि भाषा का अर्थ स्पष्ट करने में समस्या होती है। अभी आप भाषा नहीं जान रही हैं, इसलिए आप ऐसा कर रही हैं, विच इज ओके, नो प्रॉब्लम। बट इस वाले में आपको ऐसा नहीं करना है। फिर से बोलो, नगपति किशोरी मविरतम ऐसे बोलो। नगपति किशोरी मविरतम। शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला पढ़ो। आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणाणवे विषि नैतत्त्वछत्वं मम भावयेथा क्षुधार्तशार्तो जननीं स्मृतिम्। नहीं, गड़बड़ किया। तीसरे चरण और चौथे चरण में नैतच्छठत्वम। आपको पता है, आपने ठीक करने का प्रयास भी किया है, पर आपका कुछ स्लिप ऑफ टंग हुआ है, कुछ ट्विस्ट हुआ है अंदर क्योंकि आपने वर्ण विपर्य कर दिया था वहां पर। तो इसलिए नैतच्छठत्वम आप बोल देते हैं, ठीक। इसको वापस बोलिए। और क्षुधा तृषार्ता, फिर क्या है? जननीम है। आपने बोला जननिम, जननिम नहीं है, जननीम है ना, बड़ी लगी है। हाँ। जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ा जाता है, ये नियम है। तो जननीम क्यों बोला? जननीम, ठीक। और दूसरा स्मरंती लिखा है, तो स्मरंतिम क्यों बोला? स्मरंती लिखा है ना। हाँ। वापस पढ़ो, दूसरी लाइन पढ़ो। नैतच्छठत्वम से पढ़ो। नैतच्छठत्वं मम भावयेथा क्षुधार्तिशार्तो जननीं स्मृतिम्।
त्रिशार्तो क्यों बोल रही हो? त्रिशार्तो। अरे त्रिशार्ता ही सही है, सही लिखा भी है, फिर त्रिशार्तो क्यों पढ़ा? क्षुधा त्रिशार्ता जननीम स्मरन्ति। वापस पढ़ो। नैतच्छत्वं मम भावयेथा क्षुधा त्रिशार्ता जननीं स्मरन्ति। शाबाश, बढ़िया। इसको 4 बार और पढ़ना और हमको ग्रुप में रिकॉर्डिंग भेजना, ठीक है? ठीक है। दोनों की भेजना, उसमें भेज दिया करो। हाँ बोलिए सलोनी, बोलिए। वेरोनिका है क्या आज? सलोनी हाथ ऊपर किया है आपने? अच्छा, हटा लिया। सर मैं कह रही थी कि जो सिद्धिदात्री ने पहले वाला ये पढ़ा था छंद, इसमें एक है ना कज्जल कला, इसमें 3 ज है, मतलब क्या बोलते हैं? आप उस पे मत जाइए, लोगों ने वर्तनी की त्रुटियां यहाँ भर भर के की हुई हैं, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। उस पे हम बाद में बात करेंगे, जब आपका काम आएगा ना, जब आपको असाइनमेंट मिलेंगे, ये आप ही लोगों को ठीक करना है। मतलब ये अच्छा, ये एरर है। मुझे लगा ये प्रोनाउंसिएशन में कोई कैसे मतलब बोलेगा कि 3 ज है। नहीं, अभी आप सब ने इसमें भर भर के गलतियां हैं, उसमें मत जाइए, उसको बाद में ठीक किया जाएगा, आप ही लोग करेंगे स्वयं। चलिए, वेरोनिका नहीं है, कौन पढ़ेगा? कोई वॉलंटियर करो फटाफट, या जाने दो, अपना अपना पढ़ो। चलो स्वप्ने ला जाओ। हाँ बोलिए प्रिया जी। जी भैया, मैं वॉलंटियर कर रही थी। अच्छा, 2 मिनट बात करिए, फिर अभी इनको पढ़ने दीजिए। हाँ पढ़ो। सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थी वा त्यजेत विद्यां विद्यार्थी। ये मैं फिर से पढ़ता हूँ। सुखार्थी वा त्यजेत विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। हाँ, अब आपको एक काम करना है। देखिए, आप उच्चारण ठीक करते हैं, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं आती है। आपको समस्या जो आ रही है वो स्पीड के कारण आ रही है। आप स्पीड कम करिए। तो आप कैसे पढ़िए? सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थी वा त्यजेत विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। ऐसे धीरे पढ़िए। और यदि एक सामान्य छोटी सी लय जिसमें गाना नहीं पड़ता, जैसे अनुष्टुप के लिए आपको गाने की आवश्यकता नहीं है, पर एक लय का आश्रय ले लेंगे तो आपको स्पीड को रेगुलेट करने में सहायता होगी। ठीक है? अच्छा, तो ये 2 जगह पे त्यजेत है, बट एक जगह पे द है और एक जगह पे त है। वो तो संधि है, वो मूलतः त्यजेत है, त ही है, तकार है, लेकिन आगे है ना विद्या का, विद्या, इसलिए वहां संधि है, और आपने संधि करके नहीं लिखा है। अच्छा, तो नहीं, जहाँ से मैंने लिया है वहां पे फिर उन्होंने वैसे लिखा था। तो अगर मैं त्यजेत विद्या करता हूँ और त्यजेत सुखम करता हूँ, एक ही व्रत में लेता हूँ, तो वो सही रहेगा। जैसे सुखार्थी वा त्यजेत विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। आप जो बोल रहे हैं वो गलत बोला, आपने त्यजेत बोला, आपने आधा ज लगा दिया, आप जकार को लेके आ गए बीच में, आपने त्यजेत की जगह त्यजेत बोल दिया दोनों बार। अच्छा, आपको वो नहीं बोलना है। अभी मेरी बात सुनो, मैं बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो कान में और रिपीट करो पीछे पीछे। सुखार्थी वा त्यजेत विद्यां, बोलो। सुखार्थी वा त्यजेत विद्यां। त्यजेत द पूरा क्यों बोल रहे हो? द में नहीं बोलना है ना। सुखार्थी बोलो बोलो। हाँ जी बोलो। सुखार्थी वा त्यजेत विद्यां। हाँ, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। हाँ, अब ये है संधि के कारण ऐसा है। ठीक, अब मैंने देखो ये इधर बगल में आपके लिख दिया, ठीक है ना? ये जो मैंने बगल में लिखा है, इसको पढ़ पाओगे? सर वो थोड़ा आगे। हाँ आ रहा है, लो इसको पढ़ो। हाँ, तो हाँ, संधि करके ही आपने लिखा इसमें। दूसरा लाइन पढ़ो या पूरा पढ़ो? हाँ, दूसरा पढ़ो। सुखार्थी वा त्यजेत विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। अब क्यों ठीक हो गया? हाँ, क्योंकि वो 2 अलग अलग ये थे, तो इसीलिए वो उसके कारण नहीं हुआ, उसके कारण नहीं हुआ। आपने अपने मन में बिठा लिया कि ये अलग है, मुझे जबरदस्ती यहाँ रोकना है। मन में ये नहीं बिठाना है, क्योंकि वो मैंने तो संधि कुछ अलग से तो की नहीं। अगर मैं यहाँ पर स्वर संधि कर रहा होता, अच संधि कर रहा होता, जिसमें दीर्घ संधि हो रही होती विशेष रूप से, तब ऐसी बात मैं फिर भी मानता।
लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पर जैसा पहले था वैसा ही अब है। मैंने बस शिरोरेखा एक की और कुछ नहीं किया। ठीक है, दीर्घ संधि से आपका मतलब क्या होगा? जो मतलब अ मिलके आ हो गया, आ मिलके आ हो गया, तो वैसा तो नहीं हो रहा है यहाँ पर। मतलब जो लिखा था अभी भी वही लिखा है, केवल शिरोरेखा मिला दी है, नथिंग इज चेंज्ड। ठीक है, लेकिन शिरोरेखा मिला लेने से क्या हो गया, आपके दिमाग की जो कंडीशनिंग है वो चेंज हो गई, है ना। और अब आप उसको पहले भी, और देखिए कंडीशनिंग को ठीक कैसे करना है, ऐसे कि यहाँ जो त्यजेद लिखा हुआ है, ये भी त्यजेद द तो नहीं है ना, इस पे हल का चिन्ह है। तो नियम क्या कहता है? नियम कहता है जो लिखा है वो पढ़ो। ओके, तो हमारी जो लिपि है वो स्वयमेव आईपीए है, इसके लिए अलग से लाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो लिखा है वही पढ़ना है। तो जब वही पढ़ना है तो आपको इसमें और इसमें अंतर नहीं करना चाहिए। ठीक है, और पॉज आपको नहीं देना है व्यर्थ में। पॉज का जो नियम है, यति का जो विधान है, यति का जो विधान है वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अनुष्टुप का कि भाई पादांत में होगी बस, है ना। और अगर नहीं भी बताया तो आगे बता देंगे। तो अभी आप यति पे दिमाग मत लगाइए। अभी तो आप ये देखिए कि आप एक बीट को फॉलो करके पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इस कोर्स में हम भैया लाखों में छंद होते हैं, वो तो हम जन्म भर भी पढ़ाएं तो नहीं पढ़ा सकते ना आप पढ़ सकते। तो हमेशा ऐसा होगा कि आपके सम्मुख कोई नया छंद आ जाएगा, तब आप उसको कैसे पढ़ेंगे? मुझे भी सबकी थोड़ी ना, सबका मीटर थोड़ी ना पता होगा, कुछ ना कुछ नया मुझे भी हमेशा मिलता है। तो जब वो नया मिले तो मैं कैसे उसको ठीक करूं, इसका ज्ञान कैसे होगा? इसका ज्ञान होगा कि जो लिखा है वही पढ़ो। स्वर का जैसा उच्चारण होता है, जितना उच्चारण काल होता है उतने मात्र में उसका उच्चारण कर लेना है, ना खींचना है ना कम करना है। ठीक है ना, चलिए अगला पढ़िए। स्वगृहे पूज्यते मूर्खम स्वग्रामे। मूर्खम क्यों बोला? जब मूर्ख लिखा है तो विसर्ग लगाया है और खुद ही लगाया है। स्वगृहे पूज्यते मूर्ख स्वग्रामे पूज्यते प्रभु स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अब देख लो, पूज्यते नहीं है, पूज्यते है। बोलो पूज्यते। पूज्यते, दो बार और बोलो, पूज्यते 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 पूरा सर्वत्र पूज्यते। पूरा स्वगृहे पूज्यते मूर्ख स्वग्रामे पूज्यते प्रभु स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। बहुत बढ़िया। कौशल। अनुगयाणं भावन्ताणं भवन्नवसरूपं कमपत्य केवलाणं जायईतं चैव पच्चखम्। जाय ई नहीं है, जाय ई है, छोटा ई है। सॉरी, जायईतं। फिर गलत पढ़ा, जाय ई क्यों बोल रही हो? जाय ई, जायई कमपत्य केवलाणं जायईतं चैव पच्चखम्। बहुत अच्छा, अगला पढ़ो। संसार भावना चालनी सोहिज्यमाण भव मग्गे पावन्ति भव जीवा नद्धं विवेय वररयणम्। विवेय वर रयणम, वर को जो आपने रेप को खींचा, वर के बाद वाले वर वाले वो खींचना नहीं है। विवेय वर रयणम, विवेर वर रयणम ऐसे नहीं बोलना है, विवेर वर रयणम ऐसे बोलना है। ठीक है, अब देखो आप सब लोग एक चीज समझो, ये मैं रोज बोलना आपको भूल जाता था। एक तो ना पंक्चुएशन लगाना बंद करो। सब लोग जो आप लोग लिख रहे हो, पंक्चुएशन कौन सी? जो समझाई है, पूर्ण विराम सिंगल, पूर्ण विराम डबल, उसके अतिरिक्त कुछ मत लगाओ। ये कॉमा वॉमा जो है ये हमारे यहाँ होता नहीं है ना। हिंदी में भी जो आया है वो अंग्रेजी वगैरह से आया है, जो कि ठीक है। और यदि आप संस्कृत भी लिखें तो उसमें भी अपना लिया गया है, विच इज ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी क्या है, क्योंकि आप जो भी छंद पढ़ेंगे तो आप कैसे पढ़ेंगे? वहां तो कहीं लिखा हुआ होगा नहीं, अब आपको पता भी नहीं चलेगा, तो आपकी प्रैक्टिस गलत हो जाएगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप लोग जहां पे कॉमा लगा देते हैं
हर बार वहां लगाना आवश्यक नहीं है। हो सकता है यति कहीं और हो रही हो, पर आपने कॉमा कहाँ लगाया? आप कॉमा कभी भी शिरोरेखा के बीच में तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि वो एक समस्त पद है, कभी नहीं लगाएंगे। तो आप हमेशा कॉमा वहीं लगाएंगे जहां कोई पद अंत हो रहा है ना, शब्द का अंत हो रहा है, मतलब शिरोरेखा में गैप आ रहा है दो शब्दों के बीच में। लेकिन नेसेसरीली वहीं पर यति होती हो उस छंद में, ये आवश्यक नहीं है। ठीक, तो आपकी गड़बड़ हो गई। अभी दूसरा छंद जो है आपका, उसमें आपने पूरा पहला शब्द पढ़ा, फिर आपने पॉज लिया, तो यति तो उससे बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, पर आपने वहां लंबा पॉज ले लिया। ठीक है, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो अवॉइड पंक्चुएशन। और अभी आप चाहे जहां यति दे रही हूँ वो हमारा विषय नहीं, क्योंकि अभी तक हमने आपको यति पढ़ाई नहीं है, अभी हम उच्चारण देख रहे हैं। तो यू आर वेरी गुड। प्रिया जी। ये यस्य कस्य तरोह मूलम, ये तरोह मूलम, जब आप तरोह मूलम बोलेंगी तो आप एक एक्स्ट्रा हकार लेके आ रही हैं, जिसकी एक मात्रा मुझे काउंट करनी पड़ जाएगी। आपको कैसे पढ़ना है? यस्य कस्य तरोह मूलम, यस्य कस्य तरोह मूलम, येन केन अपि घर्षितम, यस्मै कस्मै प्रदातव्यम, यत्वा तत्वा भविष्यति। इसमें गड़बड़ बताइए कहाँ है? कौन सा छंद है आप जानती हैं? अनुष्टुप है। अब देखिए, यस्य कस्य तरोः मूलम येन केन अपि घर्षितम, येन केन अपि, अब मुझे अपि करने के लिए जल्दी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ गई। यस्य कस्य तरोः मूलम येन केन अपि, बिगड़ गया। तो क्या है यहाँ पे पेंच कहाँ फंस रहा है? पेंच यहाँ फंस रहा है कि आपने जहां से लिखा है उस बंदे ने गलत डाला हुआ है। यहाँ पर संधि युक्त पद करके डालना चाहिए था। कैसे होगा? दीर्घ संधि होगी। यस्य कस्य तरोः मूलम येन केनापि घर्षितम, येन केनापि घर्षितम। मात्रा जो है वहां मात्रा के काउंट में गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन देखिए क्या आएगा, 1 2 3 4 5। हाँ, ये जो छंद है, हेलो जी जी भैया, ये जो छंद है वो आपको अपने आप बता देगा कि भाई यहाँ पर संधि करनी थी। ठीक, अब देखिए, येन केनापि घर्षितम। और एक नियम है संस्कृत का, प्राकृत में नहीं होगा पर संस्कृत में होगा। कभी भी आप एक चरण के बीच में संधि आपको वैकल्पिक नहीं रखनी है। आप रख सकते हैं, व्याकरण का नियम आपको नहीं कहेगा, पर छंद लिखने की जो परिपाटी है संस्कृत में, उसमें एक पद के बीच में यदि संधि होती है तो संधि की जाएगी। ये बात समझ में आई? तो आप में से जो भी संस्कृत वाले हैं वो तो बहुत बड़े आराम से समझ जाएंगे, लेकिन जिनका सामान्य हिंदी का भी बैकग्राउंड है या किसी भी सामान्य भारतीय भाषा का बैकग्राउंड है, वो भी इस बात को समझ सकते हैं कि संधि चरण के बीच में यदि होती है, वैसे हालांकि संधि वैकल्पिक होती है भाषा में, बोलने में, पर पोएट्री में इसकी परिपाटी नहीं। अगर मीटर प्रभावित नहीं हो रहा हो तो भी यदि संधि होती हुई दिखाई दे तो संधि कर दो। इसीलिए जो अभी ऊपर देखिए, वो त्यजेत त्यजेत था ना स्वप्निल वाले छंद में, अभी ऊपर उन्होंने संधि युक्त पद नहीं लिखा था, मैंने संधि युक्त किया उसको बाद में। तो वो संधि युक्त यदि हो रहा है तो उसको संधि युक्त कर दीजिए, यही परिपाटी है। ठीक है, चलिए अगला पढ़िए। चिंतायाश्च चितायाश्च, रुक जाइए, चिंतायाश्च नहीं है, चिंतायाश्च है ना, जो लिखा है वैसे पढ़ो। चिंतायाश्च चितायाश्च बिंदु मात्रम विशिष्यते, चिता दहति निर्जीवम, चिंता दहति जीवनम। दहती लिखा है तो दहती क्यों पढ़ रही हैं? चिता दहति निर्जीवम, चिंता दहति जीवनम। आपने क्या पढ़ा? चिता दहति निर्जीवम, चिंता दहति जीवनम। दहती है तो दहती नहीं पढ़ना है। ह्रस्व इकार है, दीर्घ ईकार नहीं पढ़ना है। वापस पढ़िए दूसरी लाइन। चिता दहति निर्जीवम, चिंता दहति जीवनम। फिर दहती कर रही है दोनों बार। दहती बोलिए, बोलिए दहती।
दहति। अब इसी को गा के पढ़िए। चिता दहति निर्जीवम। फिर गड़बड़, चिता दहति निर्जीवम। ताली बजाओ, ताली बजा के करो, अपने आप ठीक है। चिता दहति निर्जीवम चिंता दहति जीवनम। हे भगवान, ताली से भी ठीक नहीं आया। दहती नहीं बोलना है, आप बोलिए दहती और बोलिए दहती, एक साथ बोलिए। दहति 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 दहती 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 दहती, बोलिए ऐसे 2 बार। दहति 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 दहति। अपने कान को ट्रेनिंग हुई। अभी जो दूसरा वाला दहती था वो बोलना है, गाने के कारण खींचना नहीं है। पढ़ो वापस। चिता दहति निर्जीवम चिंता दहति जीवनम। ठीक है, लेकिन अभी आपने पता है क्या किया है? आप बहुत कॉन्शियस एफर्ट कर रही हैं, विच इज अप्रिशिएबल, लेकिन आपने जो एक्चुअली किया है वो ये किया है कि आपने वहां पर पॉज दे करके स्वयं को बलात् रोकने का प्रयास किया है। आप रुकी वहां पर। मेरा कान बहुत भयंकर तेज है, आप बच नहीं सकते। ठीक है, तो आपने किस कारण से ठीक किया है या किस कारण से गड़बड़ किया है उसको मैं पकड़ लेता हूं बिना आपका मुंह देखे भी। तो आपका जो कारण था वो ये था कि आपने वहां पॉज दिया। अब ये जो आपने दिया वो अभी आपका अवलंब बन गया, ठीक है, यू डिड इट वेल, लेकिन आपको वहां पर पॉज नहीं देना था। पॉज केवल निर्जीवम के बाद देना है। ठीक है, वापस पढ़िए। चिता दहति निर्जीवम चिंता दहति जीवनम। फिर गड़बड़ कर दिया, देखो। प्रैक्टिस कीजिएगा, यू आर सो गुड, यू आर ऑलवेज गुड, बट यहाँ गड़बड़ हो रही है। आप ग्रुप में आप लोग ऑडियो भेजा करो जिससे ये वाला समय बचे, है ना। चलो, दिव्य नहीं है क्या आज? आज दिव्य नहीं। वो बेचारा बच्चा रोज 2 दिन आया था। चलो ठीक है, पढ़ो। दिव्य का छोड़ते हैं अभी। पॉलोमी, ओहो घनाक्षरी डाला है, पढ़िए भाई, देखें आपकी ध्वनि। थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, आप अपना स्क्रीन पे जूम कर लीजिएगा। यस सर। यहाँ पे सहज स्वभाव पर यो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। नैक हो न रिस कहूँ भूले हो न होत सखी रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी धन्य तेई जिनके उपासी है। हित ध्रुव और सुख जहाँ लगी देखिए तू सुनिए तू जहाँ लगी सभी दुख पासी है। बहुत बढ़िया। अब देखिए, आपका मुंह नहीं दिख रहा मुझे, कहाँ है? हाँ, दिख गया, आधा दिख रहा है, पूरा हो सामने तो लगता है इंटरेक्ट कर रहे हैं। हाँ, अब देखिए पॉलोमी, सारे लोग ध्यान से सुनिए। सबने इनका सुना। एक तो ये गाने वाली हैं तो इनको ताल का ज्ञान है, ठीक है, इस कारण से ये ठीक करती हैं। और ये जो छंद है ये दंडक छंद है, ठीक है। दंडकों में ये घनाक्षरी है, मनहरण घनाक्षरी है, नाम भी बता दिया, आगे पढ़ाऊंगा इसको डिटेल में। अभी आप समझिए कि आपकी गड़बड़ कहाँ है। आपको मैंने क्या बताया है? अनुनासिक बताया है ना, चंद्र बिंदु का प्रयोग बताया है ना, तो आपको उसका प्रयोग करना पड़ेगा। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, ठीक है। ये जो न कहूं है, यहां पर चंद्र बिंदु क्यों नहीं? आप कैसे पढ़ रही हैं इसको? जो लिखा है वो पढ़ने का नियम है। तो चंद्र बिंदु की जगह अनुस्वार आपने सब जगह लगाया, जहां पे भी लगाया है, ऐसा क्यों किया है? सिर्फ नेक हूँ पढ़ना है, हूँ ऐसे अनुनासिक करके पढ़ना। और कैसे पढ़ना है? आप इस चंद्र बिंदु, अरे अनुस्वार तो होता ही नहीं है हमारी इन भाषाओं में। अनुस्वार कहाँ होता है बताइए? केवल इससे पहले क्या कहते हैं, अंतस्थों से पहले और उष्म व्यंजनों से पहले, इन्हीं से पहले अनुनासिक का प्रयोग आपको मिलेगा हमारी ये अवधि ब्रज इन सब में, बाकी में तो कहीं नहीं मिलेगा। ये किसके पाप हैं? ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय के पाप हैं जो हम आपको पढ़ाएंगे। तो लेकिन ये पाप आपको नहीं करने हैं। अब आपके मन में, सभी के मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि ये आदमी हमेशा हमें ये चंद्र बिंदु के लिए टोकता है, पर ये है मैं इनके लिए क्यों नहीं टोकता है? उसका ऑर्थोग्राफिकल रीजन है, वो बाद में बताएंगे। वहां पर भी पहले किया जाता था, है ना।
पर अब नहीं किया जाता है, वो हम लोग समझ भी जाते हैं, पर अभी भी जो शेरो रेखा के ऊपर जिन अक्षरों में मात्रा नहीं है वहां पर आपको इसका प्रयोग करना ही करना है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, मीटर तो फॉलो हो ही रहा है। अगला पढ़िए। ये आपने अगला डाला है मत गयंद सवैया, ये मेरे प्रिय छंद आप लोग डाल रहे हैं, आप डालती हैं, अच्छी बात है, पढ़िए। शंकर से सुर जाहि भजे चतुरानन ध्यानन धर्म बढ़ावे नेक हिये जिहि आनत ही जड़ मूढ़ महारस खान कहावे जापर देव अदेव भू अंगना वारत प्राणन प्राणन पावे ताहि अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। बहुत बढ़िया, रसखान का पद है ये, है ना, सवैया है। हाँ जी, आइए सौरभ जी। अच्छा, अब आज बस करते हैं, ये सबने पढ़ लिया ना? आप में से कोई रह गया क्या, ये बताओ? संध्या मैम रह गई, हाँ बताओ। मैम को पहले पार्ट पढ़ने को मना किया मैंने आज। ये कौन आए? आयुषी आई है। संध्या मैम है तो अभी उनका निकला हुआ है, आ जाइए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, 1 मिनट। नहीं नहीं नहीं, मैं भूली नहीं, मैं इसको जूम कर रही हूँ। अभी आवाज आ रही? हाँ आ गई, आ गई। हाँ, बढ़िया। सप्ताश्वर रथमारूढ़ं प्रचंडं कश्यपात्मजं श्वेत पद्मधरं देवं तम सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बहुत ही अच्छा। दीप्यमान मुकुटं स्फुरन् मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्रोतमेतदुदीरयेत्। स्तोत्रमेतदुदीरयेत्। ठीक है, बहुत ही अच्छा मैम, आप हमेशा ये अच्छा ही पढ़ती हैं। एक चीज का लेकिन अब हमें ध्यान रखना है, आप सारे लोग बहुत अधिक ध्यान से मेरी बात सुने, इसको नोट कर लें। ये मैं आपको लिखा हुआ नहीं दूंगा, इसको नोट कर लें, ये नियम है, क्योंकि हमारा व्याकरण विषय नहीं है ना, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्या है, एक ये जो आपने तम लिखा है यहाँ पर देखिए, ये तम लिखा सर, वो बहुत बार ना एप्पल नहीं लेता है, बहुत मेरा कंफ्यूजन होता है। आपको वैसे नहीं बता रहा, मैं कमी निकालने के रूप में नहीं बोल रहा हूँ, मैं अभी सबको सिखाने के रूप में बोल रहा हूँ, तो उसी प्रकार से मेरी बात को ग्रहण करें सब लोग। देखिए, इसका नियम है। नियम क्या है? नियम ऐसा है कि यदि बाद में कोई व्यंजन आ रहा है और आपने अंत में आने वाले मकार की उसके साथ में संधि करके एक शिरोरेखा में एक ही पद नहीं बनाया है, ठीक है, तो दो प्रकार से संधि होती है, एक अनुस्वार संधि भी होती है। तो वो जो अनुस्वार संधि होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आगे कोई व्यंजन आ रहा है तो यहाँ पर आधा म लिखने के स्थान पर ऊपर अनुस्वार लगा दीजिए, यह नियम है, ठीक है, भाषा में, संस्कृत में। यदि आगे कोई स्वर आता है और आप संधि ना करना चूज करते हैं, केवल उसी स्थिति में आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, अनुस्वार के स्थान पर ऐसे मकार पे हल लगाकर लिखेंगे। अन्यथा दो विकल्प होंगे संधि के, पहला कि उसमें जो भी व्यंजन संधि होती हो वो कर दें, यदि वो नहीं कर रहे हो तो अनुस्वार संधि कर दें। जैसे यहाँ देवम किया है ना, ये देवम में अनुस्वार क्यों लगाया है, ये भी तो यही है, पर यहाँ पर अनुस्वार संधि की, क्योंकि आगे व्यंजन था, है ना, आगे क्या था, व्यंजन। अब आप बोलेंगे कश्यपात्मजम का उदाहरण क्यों नहीं दे रहे, वहां क्यों लगा रहे हैं? कश्यपात्मजम में आगे इन्होंने पूर्ण विराम नहीं लगाया है, तो हमने आपको क्या बताया हुआ है कि दूसरे और तीसरे चरण के मध्य संधि नहीं होती है, तो यहाँ पर दूसरा चरण अंत हो रहा है कश्यपात्मजम, तो आपको यहाँ पे संधि का ऑप्शन ही नहीं है ना, तो यहाँ पर तो आपको यही करना पड़ेगा। यहाँ पर आप डॉट नहीं लगा सकते, ज के ऊपर अनुस्वार नहीं लगा सकते यहाँ पर, क्यों? क्योंकि संधि का विकल्प नहीं है ना। और यहाँ आपको क्या करना था, सप्ताश्वर रथ, अरे यार क्या बोल रहा हूँ, सप्ताश्वर रथमारूढ़म, यहाँ पर इनको ये जो लगाया है मकार पे हल, ये नहीं करना था, यहाँ पर क्या करना था, ऊपर अनुस्वार ही लगाना था, ठीक है। और ये प्रचंडम में पंचमाक्षर का प्रयोग करना था। तो ये वाली चीजें जो है प्रैक्टिस कीजिए सब लोग। सर वो एक्चुअली आपका एप्पल है, मैं मान लिया, आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, इट इज गिवन नाउ। नहीं वो बराबर है, वो मेरे भी ध्यान में है कि ओरिजिनल इसमें जैसे आप बता रहे वैसे ही लिखा हुआ है। मैंने बहुत कोशिश की, वो कहीं पकड़ लेता है कहीं नहीं पकड़ लेता, सो आई फील वेरी सॉरी फॉर दैट। नो, डोंट यू वरी अबाउट इट नाउ बिकॉज़ वी नो योर रीजन, ठीक है, बट दिस इज माय धर्मा नाउ टू टेल अदर। नहीं बराबर है सर। और ये बात अच्छी हो गई कि ये मुझे भी कंफ्यूजन होता था कि लिखते वक्त अभी तक इतना ध्यान से नहीं लिखा था,
की या पढ़ा नहीं था। ये अभी लिखते वक्त मेरा भी कंफ्यूजन होता था कि कहीं अनुस्वार दिया हुआ है और कहीं हलंत मोह है। तो ये आपने बहुत अच्छा किया कि वो उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। थैंक यू सर। ये नियम है, सबको स्पष्ट हो गया ना? चलें, आज मोनार्क ने नहीं पढ़ा है ना? और जी सर। चलो पहले आयुषी को पढ़ने दो। हाँ सर। पढ़ो जल्दी। प्रथम वयसी प्रथम वयसी पीतम। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। प्रथम वयसी क्यों बोल रही हो आप? प्रथम वयसी है ना? हाँ, प्रथम वयसी पीतम। फिर गड़बड़। प्रथम वयसी पीतम। प्रथम वयसी पीतम। अरे सी पीतम नहीं भाई मेरे, प्रथम वयसी पीतम। आप बोल रही हैं प्रथम वयसी पीतम, आप ईकार कर रही हैं, वो इकार है, ह्रस्व है, ह्रस्व पढ़ो। प्रथम वयसी पीतम। फिर गलत। किम करोमि कुगच्छामि, क्या करूं, कहां जाऊं? सर वो प्रैक्टिस मैं करती हूं। नहीं, डोंट जस्टिफाई इट। नाउ इट इज एक्सपेक्टेड कि आप लोग ठीक से पढ़ेंगे, है ना? पढ़िए। प्रथम वयसी पीतम। फिर गलत। हाँ, अच्छा दीर्घ ई हो रहा है। रुक जाओ, दीर्घ ई हो रहा है, आप जान रही हैं, विच इज गुड, है ना? नाउ वी नो द प्रॉब्लम, दैट यू नो द प्रॉब्लम। ओके, अब क्या है, आपको बीट देनी है। आप लय के आश्रय से ठीक गा लेती हैं, मैंने ऑब्जर्व किया। तो आप इसको करिए। ये कौन सा है? मालिनी है। ननमय युतेयम, ये है। प्रथम वयसी पीतम, ऐसे बोलो। प्रथम वयसी पीतम, ऐसे बोलो। गाओ। सॉरी सर। कोई बात। प्रथम वयसी पीतम। रुक जाओ, मेरी टोन को कॉपी करो, मेरे गाने को कॉपी करो। हाँ। प्रथम वयसी पीतम, प्रथम वयसी पीतम, गाओ। प्रथम वयसी पीत। मैंने खींचा क्या? नहीं किया ना? प्रथम वयसी पीतम, बोलो। प्रथम वयसी पीतम। ये सी क्यों खींचना है? सी से क्या प्यार है आपको? सी नाम की गैया माता है आपके घर में, आपको दूध पिलाती है वो, है? पनीर बना के खाती हैं आप उससे? नहीं ना? तो ऐसा विशेष प्रेम क्यों है आपको? चलिए हंस ली, आप वापस आइए लाइन पे, पढ़िए ठीक। जी सर। प्रथम वयसी पीतम। अरे रुको यार, सुनो। ना 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 करो। ना 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 ना। 5 बार करो। ना 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 ना। 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 प्रथम वयसी पीतम, बोलो। प्रथम वयसी पीतम। हो गया, बस इतना सिंपल था। जी इजी लगा अभी? हाँ। और जिसका किसी का गड़बड़ हो रहा था तो वो भी ऐसे ही करो, ठीक है? अब इसकी पूरी लय समझो। अलग अलग लय हैं, पौलोमी जी जो हैं वो तो संगीत वाली हैं, वो और 4 बता देंगी। मैं जिसको पढ़ सुन के बड़ा हुआ हूँ वो दिमाग में स्थिर रहती है, तो मैं आपको उसी के आश्रय से बताता हूँ। अब ठीक है, पूरा सुनो और उसके बाद में उसको आप गाना रिपीट करना, ठीक है? पहले ये नकार के आश्रय से रिपीट करेंगे, फिर गा के रिपीट करेंगे, ठीक है? न न न न न न ना 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 ना, गाओ। ना 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 ना। ना 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 ना। ना 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 ना। अरे एक्स्ट्रा नहीं, ना 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 ना, बोलो। ना 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 ना। ये नान कहाँ से एक्स्ट्रा ले आ रही हो? बोलो ना 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 ना। मैं आप लोगों को ये सब कुछ लिख के दे सकता हूँ, मैं नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है, आपके कान को सिखाना है, ठीक है? आप जैसे देख के मुझे ऑब्जर्व कर रही हैं, आपकी आंख काम कर रही है, तो आपका कान क्यों नहीं काम कर रहा है? आप मुझे सुन के ऑब्जर्व कीजिए। आंख बंद करो, मेरा मुंह मत देखो, आंख बंद करो। अब जो कह रहा हूं उसको सुनो और रिपीट करो, बहुत ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूं। कान का काम करना है और कोई इंद्रिय आपकी काम नहीं करनी चाहिए,
ठीक है, पहले कान काम करेगा, फिर मुंह उसको फॉलो करेगा। आंख बंद। हाँ, न न न न न न न ना न न न न न न ना भाई गड़बड़। न न न न न न न ना न न न न न न न ना शाबाश, बोलो दो बार। न न न न न न न ना न न न न न न न ना आंख बंद रखना। ना 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 ये नान एक्स्ट्रा क्यों लेके आती हो हर बार? सुनो, न न न न न न ना ना बोलो। न न न न न न ना 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 शाबाश, इसी को रिपीट करना है। ना 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 अब स्पीड करेंगे थोड़ी सी, ठीक है? आंख बंद रखना। ना 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 अब पूरा बोलेंगे। न न न न न न ना 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 बोलो। ना 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 शाबाश। हाँ, ना 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 हो गया ठीक। अब इसी को 3-4 बार आपको बोलना है, बाद में प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? क्या है? ननमय युतेयम मालिनी भोगिलोकै, ये सूत्र है, ठीक है? अब आपको इसी को हमने नकार से बताया, तो न न न न न न ना 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 न ना ना न ना ना, ठीक? अब देखिए, हम इसको बोलेंगे, आप पीछे पीछे बोलेंगे। प्रथम वयसि पीतम, बोलो। आंख बंद करके। अच्छा, नहीं पढ़ना भी तो पड़ेगा। हाँ, बोलो। नहीं सर लर्न है वो। अच्छा, याद है? हाँ जी सर, फिर तो आपको इसीलिए वो समस्या होनी गड़बड़ नहीं हो रही चाहिए। है। सर वो एक्चुअली लर्न सी मतलब तब मुझे ध्यान नहीं है कि ओके, वो दीर्घ हो ठीक है। रहा है। अगर आपको याद है, आप आंख बंद करके अगर, हाँ। लेकिन उच्चारण मेरा फॉलो करना है, जो आपने लर्न किया उसे अनलर्न कर दीजिए, ठीक है? चलिए, प्रथम वयसि पीतम प्रथम वयसि पीतम तोयमल्पम स्मरन्तम, तोयमल्पं स्मरन्तम परिस्मरन्तः था, मैंने गलत पढ़ दिया। तोयमल्पम स्मरन्तः तोयमल्पं स्मरन्तः शिरसि निहितभारा शिरसि निहितभारा नारिकेलानराणाम् नारिकेलानराणाम् ददति जलमनल, ये क्या लिखा है? ददति। ददति ददा, जलमनल्पा। आपने ददाती लिख दिया है, मैं हड़बड़ा गया हाँ उसको देख। सर ददाती ही आता है। ददाती नहीं हो सकता मैडम, ददती ददाती करोगे ददती छंदोभंग हो जाएगा, हाँ संभव नहीं है ददाती, ददती आपने लिखा गलत है। ददति जलमनल्पा ददति जलमनल्पा स्वादमाजीवितान्तम् स्वादमाजीवितान्तम् न हि कृतमुपकारम् न हि कृतमुपकारम् साधवो विस्मरन्ते। साधवो विस्मरन्ति। बहुत बढ़िया। अब आपको ये ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है? आप लय का आश्रय लेंगी तो आपकी ये ह्रस्व दीर्घ ठीक हो जाएगा। आप गुजरात में रहती हैं? नहीं सर मैं मुंबई महाराष्ट्र में में रहती हैं? रहती हूँ, हाँ लेकिन गुजराती हूँ। हाँ, तो अब देखिए, दोनों दोनों जगह ये प्रॉब्लम है, आपका डबल हो गया है ना? दीर्घांतता जो है वो इन्हीं दोनों भाषाओं का गुण है। ये जब इन दोनों में रहता है तब तो गुण रहता है, परंतु जब ये संस्कृत में आ जाता है तो ये बहुत बवंडर बना देता है। ठीक है, जी चलिए सर। अगला पढ़िए। न देवो वर्तते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावो हि विद्यते देवः तस्मात् भावो हि कारणम्।
पहली बात भावे है, भावो पढ़ गई आप उसे, भावे पहले वाला जो है, हाँ भावे ही विद्यते, सप्तमी लग रही है ना वहां पे। जी। देव जो है वे भाव में रहते हैं, और जो भावे के बाद का आपने ही पढ़ा वो आपने ही दीर्घ पढ़ दिया। ओके ठीक है, दूसरी लाइन वापस पढ़ो। भावे ही विद्यते देव, सर बरोबर हुआ? अरे हाँ बरोबर हुआ, पढ़ो आगे, बोलो मत। ओके, भावे ही विद्यते देव, तस्मात् भावो ही कारणम। बहुत सुंदर। अब जरा वापस से प्रथम अवयसी पढ़ के सुनाना। सर वो ना 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 पढ़ो। ना 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 ना, हाँ। प्रथम अवयसी पीतम। हो गया, बस सारा खेल यही है। ठीक है जी। जी सर। अच्छा लगा आपको मन में? जी सर। हाँ बहुत सुंदर। अब ये बाकी आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सारा समय इसी में चला जाएगा। स्वप्निल, हाँ भाई बोलो। सर ये आयुषी ने जो शेयर किया था पहला वाला, ये क्या था श्लोक? ये नारियल के गुण है क्या? अब यार ये तो मैंने भी नहीं देखा, रुको। ये सर मैं मैरिको में हूँ तो नारियल अटैक कर नहीं, वो साधु लोगों के गुणों की बात है कि जैसे वो झाड़ पे नारियल है ना, अच्छा, तो वो झाड़ झुक जाता है, वैसे वो झुक जाता है। तो भारा नारिकेल, जब उसमें भार आ जाता है तब वो झुक जाता है, नीचे आ जाता है। जितना आपके पास में कंटेंट हो आप उतना हम्बल होते हैं। थैंक यू सर। देखो हमें सीखना चाहिए ना इससे, मैं भड़क जाता हूँ, ऐसे नहीं भड़कना चाहिए। चलो चलिए, और कोई शेष तो नहीं बचा? मोनार्क रह गई। मोनार्क आओ बेटा। कहाँ गई मोनार्क? जी सर। कहाँ है? तुमने क्या कितने इसमें कई जन्म बाद लिखा है? सर मैंने आज भरा है सर मैंने, और उस दिन भी भरा था, कल का रह गया था शायद। अच्छा कोई बात नहीं, मैं इस पे नहीं जा रहा। मुझे तो भाई बस 25वें दिन जो है 50 चाहिए। बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है कौन कितना भर रहा है, बस मैं ढूंढ रहा हूँ आपका कहीं आ जाए। ये रही मोनार्क, पढ़ो, बढ़िया लेके आई हो, पढ़ो पढ़ो। हाँ भैया ये बिल्कुल मैंने बहुत प्रयास किया, नहीं आ रहा था। तो जब जो प्रयास करने पे नहीं आ रहा उसको यहाँ क्यों डालते हो? उस ऐसी चीजों को ना ग्रुप में डाला करो, ठीक है? ग्रुप का थोड़ा यूज करो, उसमें चीजें डालो। मैं दिन भर देखता हूँ कुछ भेजता ही नहीं कोई, बस हंसी भेजती है एक दो बार। चलो पहले ये पढ़ो, ये शालिनी छंद है, पढ़ो नीचे वाला। माता रामो मत्पिता रामचंद्र, माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालु, नार्नयम जाने नैव जाने ना जाने। ना जाने तो बेटा कहीं नहीं लिखा है, न जाने लिखा है आपने अंत में, और नानयम भी नहीं लिखा है, नान्यम है ना? और वो सर्वस्वम है। अब देखो अब सुनो ध्यान से। तुम तो गा लेती हो ना थोड़ा सा? गा लेती हो? हाँ प्रयास। हाँ, बाकी लोग भी जो गा सकते हैं पीछे पीछे गाओ, शालिनी छंद है। अब क्या होगा, जिस दिन मैं शालिनी पढ़ाऊंगा उस दिन आपको ये पहले से आ रहा होगा, समझ रहे हो? तो दैट इज वाई अभी ध्यान से देखो, तो प्रैक्टिस होती है। ठीक। चलो करो। ये और मालिनी ये सेम फैमिली के छंद है ना, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। वो क्या था? न न न न न न न ना 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 ना, तो उसका जो यति के बाद वाला भाग था ना 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 ना, वो यहाँ पर भी आ रहा है। कैसे आ रहा है? मत पिता रामचंद्र, ठीक है? पहले वाला आपको चेंज कर देना है, यही मंदाक्रांता में। चलो माता रामो पॉज, मत पिता रामचंद्र, ना 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 ना, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। हो गया? हुआ? कहाँ गई जी? हाँ हाँ, रिपीट करो।
माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने नान्यं जाने नैव जाने न जाने। ये ना क्यों किया एक्स्ट्रा 7 सुर 3 ताल में? कर्नाटक म्यूजिक काहे ले आई भाई यहाँ पे? हैं? कहाँ लिखा है ना जाने? ऐसे कहाँ लिखा है 7 सुर 3 ताल? नान्यम जाने नहीं जाने न जाने है ना बेटा, सीधे सीधे न जाने तो न जाने को नान्यम जाने नान्यम जाने नहीं जाने न जाने नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। हाँ, और वो नान्यम जाने जो तुम्हारा ऊपर रामचंद्र है, जाने न तो रामचंद्र जो है आपको ऐसे फल नहीं देंगे। अगर आप उनके नाम में जहाँ विसर्ग लग रहा है वहां नहीं लगाएंगी तो गुस्सा हो जाएंगे ना। तो आप विसर्ग का उच्चारण क्यों नहीं करती हैं? जी क्या है, क्यों नहीं करती हैं? छठा दिन है ना आज हमारा। विसर्ग का उच्चारण तो मैंने शुरू 2 दिन में बता दिया था आपको। तो माता रामो मत्पिता रामचंद्र, ये चंद्र, ये जो थोड़ा सा हकार जैसा आता है विसर्ग, वो कहाँ है? आपका प्राण को विसर्जित नहीं हो रहा। भगवान जी सोचेंगे इन्होंने हमें विसर्जित ही नहीं किया प्राण, हम काहे को फल दें? अब विसर्जन करके दिखाइए, माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा। रामचंद्र नहीं है, रामचंद्र रामचंद्र रामचंद्र। रामचंद्र विसर्ग है ना, जो है उसका उच्चारण होगा। हम अंग्रेजी में नहीं पढ़ रहे हैं ना कि साइलेंट हो जाएगा। हाँ, अब इसको पढ़ो, जो ये एडवेंचर किया है तुमने, पढ़ो अब इसको। ननो ननो नुनो ननो नुनो नुनो नो नाना 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 ननु। जो लिखा है वो पढ़ना है। किसने बोला था ऐसा एडवेंचर करने को? थोड़ा आगे जाके कर लेती 2-4 दिन बाद में। आज मुझे जो पढ़ाना है, अगर भैया मैंने सुना तो बहुत अच्छे से बोल रहे थे। शाबाश। हाँ जी, किसने हाथ उठाया? स्वप्निल ने उठाया। मैं ट्राई करूं? हाँ करो करो। पहला तो आ रहा है मुझे, लास्ट वाला वो नुन्ना नुन्नत में गड़बड़ हो रहा है, बट मैं ट्राई करता हूँ। करो। ननो नुन्नो नुन्नो नो नाना नाना नना ननु नुन्नो नुन्नो। अरे सर पढ़ो मजा आ रहा है, पढ़ो अच्छा लग रहा है। अरे पढ़ो ना। ननो नुन्नो, मैं शुरू से करता हूँ। ननो नुन्नो नुन्नो नो नाना नाना नना ननु नुन्नो नुन्नो ननुन्नेनो नानेना नुन्ना नुन्ना नुत। बहुत अच्छा है। तो इसका अर्थ भी बता दीजिए सर। अर्थ भैया मुझे पता था पर मैं भूल चुका हूँ। ऐसे हमारे पास बड़े अच्छे काव्य हैं जिनमें केवल एक अक्षर के ऊपर ही है, और ये सारों के साथ है जितने हैं ना वर्णमाला हैं। ये ऐसे तो नहीं ना जो आपने नकार में लय बताई थी, वैसे वाला नहीं कुछ? ये एक्चुअल में वो नहीं है, ये सार्थक है भाई। वो तो हम लय के लिए करते हैं केवल, ये तो अनुष्ठान। ये उसमें नहीं पड़ता ना। उसमें अगर पड़ेगा तो मैं आपको संयुक्त मैं ये वाला भेजूंगी ग्रुप में। हाँ भेजना। और कौन पढ़ेगा इसको? किसी को करना है ट्राई? इसका भावार्थ भी देखना प्लीज। भावार्थ देख लेंगे, रखा होगा कहीं मेरे पास, बता दूंगा बाद में। हाँ भावार्थ के साथ ही है। हाँ बता देंगे। अच्छा है। दिशा ने आज नहीं पढ़ा ना? नमस्ते सर। सर जी मेरे को बुखार था सर, इसलिए मैंने अभी तक बोला भी नहीं, और मैं ये कोशिश करना चाहूंगी सर। करिए। ननो नुन्नो नुन्नो ननो नाना नाना नना ननु नुन्नो अनुन्नो नुन्नो नुन्नो ननु नेनेनो नानेना नुन 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 नुत
लास्ट वाला सर थोड़ा ज्यादा वो साथ नहीं, में लास्ट वाला नहीं हो रहा है, बाकी आपसे तो बीच में भी गड़बड़ हो रही है। कोई बात नहीं है। हाँ सेकंड लाइन में ज्यादा हो नहीं, गया। सेकंड लाइन में नहीं, पहले चरण और तीसरे चरण में आपने गड़बड़ की है। आप एक नी एक्स्ट्रा ले आई, बल्कि इस पूरे छंद में इकार कहीं है ही नहीं। हाँ जी सर, वो थोड़ी बोलने में भी दिक्कत हो रही है, तो अरे शायद इसका इसका बोलने में दिक्कत से कोई संबंध नहीं है, बीमार हो कोई बात नहीं, ठीक हो जाओ जल्दी से, लेकिन इसको उससे लिंक मत करो। ये जो टंग ट्विस्टिंगनेस है ना इसकी, उसके कारण है। मजा तो आ रहा है। मजा आ रहा है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई करेगा? फॉलो मी। हाँ पढ़ो भाई, आओ आज यही करो तुम। ननु न नुन्नो नुन्नो नो नाना नाना नना ननु नुन्नो नुन्नो ननुन्ने नो नाने ना नुन्ना नुन्ना नुत। आपने बहुत ही अच्छा पढ़ा, एक जगह अंत में गड़बड़ कर गई। ये जो अंतिम है ना, ये नुन्न 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 नुत, तो ये जो पहला वाला नुन्न है इसको आपने पढ़ दिया नुन्ना। नुन्ना नुन्ना नुत। बहुत बढ़िया। बाकी आपकी यति भी एकदम सही जगह पे थी। आपको यति नहीं भी पता होगी तो भी आप चूंकि संगीत की व्यक्ति हैं, इसलिए आप इसको नेचुरली ठीक कर जाती हैं। अच्छी बात है। सलोनी आप आइए भाई, आपने आज तक कभी पढ़ा भी नहीं है, हमें पता भी नहीं है आपके विषय में कि आप कैसे पढ़ती हैं। आप पढ़िए इसको। सर यही वाला जो है। हाँ हाँ बिल्कुल यही वाला पढ़ना सर। अभी मजा ही इसी में आ रहा है। पढ़िए पढ़िए। थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अभी फॉलो मी ने जैसे पढ़ा वो आपको समझ में आया? सर थोड़ा, लेकिन मतलब इतने फास्ट फॉलो नहीं हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, जैसा आपको हो रहा है वैसा करिए। मतलब दूसरों को से सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन खुद से करने की बारी आती है तो वो स्टेज पे कोई और खड़ा होता है तो उस पे हंसने में मजा आता है ना। चलिए कोई बात नहीं, अभी पढ़िए। नाना नना ना ननु नून नू नूनो नूनो ननू अन्नेनो नानेना नुअन नुअन्न नुअन्न नु। सर सॉरी। ट्राई। अरे ऐसे क्यों कर रहे हो, हम सब साथ में कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, ऐसे ही तो अच्छे से हो पाता है ना। अभी मैं ऐसे ही पढ़ा के चला जाऊं, आप अपना घोंटते रहेंगे, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। चलिए सौरभ भाई आप कहाँ हैं, आ जाइए जरा, आसन ग्रहण कीजिए। कहाँ हैं सौरभ? हाँ हैं, पढ़िए पढ़िए। हाँ सर आइए पढ़िए। ननो न नुन्नो नुन्नो न नाना नाना नना ननु नुन्नो नुन्नो ननुन्ने ननुन्ने नोना नेना नुन्ननु नन्नु न। देखो भाई मेरा दोष नहीं है, अब जो भी गरियाना हो किसी को तो ये मोनार्क जो है इनको गरियाओ, इनके कारण सबको एडवेंचर करना पड़ रहा है। अब मैं यही पढ़वाऊंगा आज सबसे। गया मेरा क्लास का शेड्यूल पानी। चलो अब एडवेंचर कर रहे हैं तो करेंगे ही, कौन पढ़ेगा? दिशा ने पढ़ लिया, मोनार्क पढ़ी नहीं। सर मैं पढ़ के देखती हूँ। हाँ आइए मैम। मुझे पहले ही हंसी आ रही है, एक मिनट, आई एम जस्ट इसको इनलार्ज कर रही हूँ। ननो ननुन्नो नुन्नो नो नाना नाना नना ननु नुन्नो नुन्नो ननुन्नेनो नानेना नुन्न नुन्न नुत नानेना नुन्न नुन्न नुत। देखिए सब लोग मैम से सीखिए, इन्होंने एकदम जैसा लिखा है वैसा पढ़ के फॉलो किया है। जब ऐसा करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जहाँ रुकना चाहिए वहां अपने आप रुक जाएंगे, है ना। इसीलिए तो संस्कृत क्या है, संस्कृत आर्टिफिशियल नहीं है, बहुत टंग ट्विस्टर है सर ये, लेकिन स्वीकरण है। बहुत अच्छा है मैम, ऐसे बहुत सारे और हैं। वो एक मैंने कुछ चौका भी पढ़ा था सर, याद नहीं कहीं पढ़ा था मैंने सर, चौका को का भी है कुछ। अब जब आप लोग एडवेंचर कर ही रहे हैं तो एक काम कीजिएगा, जिस जिसको जिस जिसका मिले वो डालते जाना यहाँ पे। आस्था बेटा आओ, सिद्धिदात्री पढ़ के सुनाओ, फटाफट आओ।
कहाँ गई? सिद्धिदात्री आप हैं? नहीं है। हंसी पढ़िए। जी सर। ननोन सॉरी ननोन नुन्नो नुन्नो। पढ़िए पढ़िए, वो बाद में बोल लेंगी। ननोन नुन्नो नुन्नो नोन नाना सॉरी न मैं पहले ठीक पढ़ रही थी, एकदम से पता नहीं क्या हो गया। न नोन नुन्नो नुन्नो नो नाना नाना नना ननु नुन्नो नुन्नो ननुन नेनो नाने ना नुन्न नुन्न नुन। आपने बहुत ठीक पढ़ा, उच्चारण एकदम शुद्ध था। पहले चरण के बाद वाली जो यति है वहां आपने थोड़ी सी गड़बड़ की रुकने में। हाँ। वो अभी आपको पता नहीं है, दैट इज ओके, बट यू वर वेरी गुड विद योर प्रोनाउंसिएशन। और कौन है? सिद्धिदात्री आ गई थी। हाँ। ननो ननुन्नो नुनु नु नाना नाना ननना नुन्नो 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 ननुन्नो नु नानेना नुन्न नुन्न नुत। बेटा एक चीज पे ध्यान देके वापस पढ़ने का प्रयास करना चाहेंगी? ए को ए बोलना है, ओ को ओ बोलना है। ए को ओ नहीं बोलना है और ओ को ए नहीं बोलना है। ठीक है? मात्रा को देखिए कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है? ए की मात्रा लगी है तो ए बोलेंगी, है ना? ओ की मात्रा लगी है तो ओ बोलेंगी। वापस पढ़िए एक बार धीरे धीरे। ननु ननुन्नो नुन्नो नो नाना नाना ननना ननु नुन्नो नुन्नो ननुन्नेनो नानेना नुन्न नुन्न नुत। बहुत बढ़िया। आप एक जगह पे दूसरे चरण में न एक्स्ट्रा लेके आई, बाकी आपने बहुत ही अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। आप कितने साल की हैं? मैं 11 साल की। अच्छा, 11 पूरे हो गए? बहुत बढ़िया। नहीं, अभी सितंबर में 12 की। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा। और कौन पढ़ना चाहेगा भाई बच्ची के बाद में? नैशवी और प्रिया जी, आप दोनों आइए भाई, जरा से स्टेज पे ग्रहण कीजिए। हाँ प्रिया जी बोलिए, पढ़िए। ना नो न नुन्नो नुन्नो नो नाना नाना नना ननु नुन्नो नुन्नो ननुन्ने नु नाने ना नुन्न नुन्न नुत। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, कहीं कोई गलती नहीं। बस पहले के बाद वाली यति वाले स्थान पे थोड़ी गड़बड़ है, विच इज ऑल राइट। अभी आप लोगों को बताया, उच्चारण एकदम शुद्ध था। अगला कौन है? नैशवी जी जी, आइए आइए, आप तो बोलिए। क्षम्यता, मुझे पहले से हंसी आ रही है। नन्नो नुन्नो 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 नो नाना नाना नना ननु नुन्नो नुन्नो ननुन्नेनो नाने नानुन्न नाने नानुन्न नुन्न नुत। बहुत अच्छा, इनका यति भी ठीक है, इनकी गति भी ठीक है, इनका उच्चारण भी अच्छा है। तो अब एक बार वापस पढ़ लेते हैं सब लोग साथ में। देखिए, ननो ननुन्नो नुन्नो नो नाना नाना नना ननु नुन्नो नुन्नो ननुन्नेनो नाने ना नुन्न नुन्न नुत। एक बार पुनः देखिए, ननो ननुन्नो नुन्नो नो, धीरे धीरे कर रहे हैं ना। ननो ननुन्नो नुन्नो नो, पॉज। नाना नाना नना ननु, पॉज। नुन्नो नुन्नो ननुन्नेनो, पॉज। नाने ना नुन्न नुन्न नुत, पॉज। एवरीबॉडी गॉट इट? समझ गए सब लोग? थम्स अप कर दो, हाँ हूँ कर दो, कूल। चलिए जी। सर आपके बताने के बाद ये बहुत इजी लग रहा है। हाँ नहीं, मेरे बताने से पहले अभी जिन्होंने किया है उनके उसके बाद भी इजी लगा होगा। बोलिए सौरभ जी, बोलिए बोलिए। अच्छा ओके, मुझे लगा भाई ये मुझे ठेंगा क्यों दिखा रहे हैं आप मुझे। चलिए अच्छा है, थम्स अप कर रहे हैं। अब सबने पढ़ लिया ना? अब देखिए, मैंने जो है अपनी शर्मिंदगी बचाने थोड़ी कम करने के लिए आज इतना समय केवल पढ़ने में लगाया, और आपका वो वाला जो समय था वो इसमें चला गया। अब हम आधे घंटे और पढ़ाई करेंगे। हंसी बेचारी एकदम घड़ी देखने लगती है, इनको नींद आने लगती है। नहीं नहीं सर, नींद नहीं आती है। आई एम सॉरी, मैंने उस दिन आपको ऐसे टोक दिया था।
नहीं सर, इट्स ओके। 2 घंटे का समय है तो 2 घंटे का समय है, आई कांट हेल्प इट ना। नहीं बिल्कुल, इनफैक्ट आई एम सॉरी सर। अरे नहीं, इट्स ऑल राइट, ठीक है। चलिए, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, आपको दिख रही है? मैं अच्छा, स्क्रीन तो मैंने बदली नहीं ना, मेरे को स्क्रीन बदलना पड़ेगा, उसके लिए पहले वो स्क्रीन चालू भी करना पड़ेगा। आपको हमने कहाँ तक बता दिया था? उच्चारण ए कार से बताना था। हाँ सौरभ जी बोलिए। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। तो आप अपना हाथ नीचे कीजिए, मुझे कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ी थोड़ी देर। ठीक है, मुझे पता नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, अभी आएगा ना। हम कहाँ थे इतनी सारी स्लाइड में? हाँ, नासिका च हमने पढ़ लिया था ना, पंचमाक्षर का अन्यमगणनम। ठीक है जी, अब देखते हैं अगला। अब आपका क्या आ रहा है? ए दई तो कंठ तालु। अब आप एक बात बताइए, अकार का उच्चारण स्थान कौन था? बताओ फटाफट, हाथ ऊपर करके नहीं, जिसको आता है जल्दी से बोलो। अकार का उच्चारण स्थान क्या था? कंठ था। आपने वैसे अगर स्क्रीन शेयर करने का है तो नहीं शेयर हुई है। हाँ मुझे पता है, अभी वो सिस्टम हैंग हो गया तो मैं बोल रहा हूँ, अभी हो जाएगा। तो अकार का उच्चारण स्थान बताइए क्या था? कंठ था। और इकार का कंठ उच्चारण स्थान क्या था? इकार का तालु। तालु था। अब देखिए आपके सामने कुछ आएगा, कुछ आया आपके सामने? हाँ, अब आया ना जी। तो अब क्या है, ये जो उच्चारण स्थान है ये कैसे बन रहा है? मैंने आपको पहली क्लास में ही शायद या दूसरी क्लास में, मुझे ध्यान नहीं है, ये बात बताई थी ना कि संध्यक्षर होते हैं, बताई थी। ये शुद्ध स्वर नहीं है, ये 2 स्वरों से मिलकर बन रहे हैं, ठीक है, सबको बताई थी। तो अ और ए मिलता है तो गुण होता है ए हो जाता है, ये व्याकरण। पर हम अभी व्याकरण की दृष्टि से इस बात को नहीं कह रहे हैं, हम एक टेक्निक के रूप में इस बात को समझ रहे हैं, ठीक है। हम व्याकरण में नहीं जा रहे हैं, एक टेक्निक के रूप में समझ रहे हैं। तो क्या है तकनीक? अ और ई मिलता है तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है। क्या होता है? ए गुण हो जाता है। और फिर उसी गुण की वृद्धि कर देते हैं, आई कर देते हैं। हमारे एक इंग्लिश के टीचर थे जिन्होंने बताया था हमको कि मुंह बांको करके बोलो तो अंग्रेजी कड़सी, बताया था ना मैंने आपको, मुंह टेढ़ा करके बोलो सब इंग्लिश में निकलता है। उन्हीं टीचर ने एक बात बताई थी हमें कि जब गुण होता है तो एक सींग उत्पन्न होती है, जब वृद्धि होती है तो 2 सींग उत्पन्न होती है, ठीक है। कितनी अच्छी बात है कि मैंने ये ब्लर वाला ऑप्शन ऑन किया हुआ है, वरना रिकॉर्डिंग में मेरा सींग भी आ जाता। तो आपको समझ में आया? ए मतलब एक सींग, एक मात्रा लगाते हैं, एक ही सिंगल सींग होती है, और वृद्धि हो जाती है तो क्या होता है? डबल सींग हो जाती है, आई हो जाता है, ठीक। तो ए और आई ये क्या है? ये संध्यक्षर है। इनका उच्चारण स्थान एक नहीं है, इनका उच्चारण स्थान वही है जिन 2 वर्णों से मिलकर बन रहा है, जिन 2 स्वरों से मिलकर ये वाला स्वर बन रहा है, ठीक है। किससे मिलके बनते हैं? अ और ई से। अ का उच्चारण स्थान क्या था? कंठ। ई का उच्चारण स्थान क्या था? तालु। तो ए और आई का उच्चारण स्थान जो इन दोनों से मिलकर बनते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ एंड तालु, कंठ तालु, ठीक है, कंठ तालु। अब देखिए, ह्रस्व एकार जो है वो नहीं होता है, ये हम बात कर चुके। होता है, संस्कृत में नहीं होता है। अभी हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत के नियम पढ़ रहे हैं। जब हम लोक भाषा में जाएंगे तब हम दूसरी तरह से आपको बताएंगे, है ना। अभी संस्कृत के नियम में वो नहीं होता है, तो दैट लाइन इज क्रॉस्ड, ठीक। फिर आपको पता है क्या है वो? दीर्घ की लाइन है, तीसरी प्लुत की लाइन है। ऐसे ही आई में भी है, पहली लाइन किसकी है? ह्रस्व की है, क्रॉस हो गई, नहीं होता है। दीर्घ है, होता है। तीसरा क्या है? प्लुत होता है, होता है, ठीक। फिर क्या है? पहला कॉलम किसका है? पहले 3 कॉलम किसके हैं? निरनुनासिक या अननुनासिक के, नॉन नेजल, है ना।
और अंतिम 3 कॉलम्स जो है वो किसके हैं? अनुनासिक, नेजल। ठीक, अब दोनों ही ये जो 3-3 के हमने ट्रायड्स बना लिए कॉलम्स में, इसमें जो पहला है और 5वां है वो क्या है? उदात्त, अनुदात्त, सॉरी। हाँ, पहला वाला क्या है? लेकिन पहला और 5वां कॉलम क्या है? उदात्त। दूसरा कॉलम और छठा नहीं, सॉरी, पहला और चौथा कॉलम क्या है? उदात्त। दूसरा और 5वां क्या है? अनुदात्त। तीसरा और छठा क्या है? स्वरित। ए के केस में भी यही है, आई के केस में भी यही है। स्पष्ट हो गया? मैं इस पे समय नहीं लगाऊंगा। ए और आई आप लोग बोलना जानते हैं। अब अगले पे चलिए। यही बात कहाँ आ जाती है? ओ और औ के साथ ह्रस्व ओकार होता है, संस्कृत में नहीं होता है ना? ओ, औ, औ, तो दीर्घ और प्लुत होंगे वैसे ही। क्लियर हो गया? जो एकार के साथ बात बताई वही ओकार के साथ बात है, जो ऐकार के साथ बात बताई वही औकार के साथ बात है। अब उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? अब देखिए, वो किससे बन रहा था? कंठ और तालु से। ओ किससे बनता है? मैंने बताया था आपको, अ और उ। इसका गुण होता है तो ओ बनता है, एक सींग। इसी में वृद्धि हो जाती है, डबल सींग। क्या होता है? क्या होता है बताइए? वृद्धि हो जाती है ना? वृद्धि हो जाती। डबल सींग मतलब वृद्धि। स्थान कौन सा हुआ? अकार का स्थान है कंठ, उकार का स्थान है ओष्ठ। उपू पद्मानीयानाम ओष्ठौ, है ना? सूत्र याद है? आज ये वाली शेयर हो जाएगी आपसे। तो उपू पद्मानीयानाम ओष्ठौ से क्या आया? उकार का उच्चारण स्थान ओष्ठ आ गया। कंठ का स्थान हमें प्राप्त है, ओष्ठ का स्थान हमें प्राप्त हो गया। संध्यक्षर है तो हमारा उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठोष्ठ। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? डिफ्थोंग्स, है ना? ऐसे स्वर जो एकाधिक स्थानों से बोले जाते हैं, उच्चारण होता है। क्लियर हो गया? चलिए, कोई प्रश्न इतने में? तो उच्चारण स्थान हमने सारे कवर कर लिए। किसके संदर्भ में? स्वर संस्कृत के संदर्भ में। और संस्कृत में भी लौकिक संस्कृत के संदर्भ में, है ना? ठीक है जी। अनुनासिक हम आपको बता ही चुके हैं। अब देखिए, यह है करण। ये हमने आपको बताया हुआ है पहले। करण क्या होता है? जीभ और नीचे वाला होठ। दिस इज व्हाट? करण। करण मतलब क्या है? जिसके जो माध्यम बन रहा है बोलने का, ठीक है, जो एक्टिव है। और स्थान कौन सा है? जो स्थिर है। स्थान कौन सा है? तो वही जो हम नॉर्मली वेस्टर्न फोनेटिक्स में आजकल जैसे पढ़ाया जाता है वैसे पढ़ते हैं। यू टेक अ प्लेन, अ 2 डायमेंशनल प्लेन, एंड मुंह खोल के उसको बीच में डाल दो। ठीक है? अपना हाथ है, एक 2 डायमेंशनल प्लेन है, इसको मुंह में रख लो ऐसे। समझो इससे मुंह कट गया। अब इस प्लेन के ऊपर जितना है वो क्या है? वो पैसिव है। इसके नीचे जो है वो क्या है? एक्टिव है। ठीक है? और वो भी केवल हम मुख गुहा की बात कर रहे हैं, हम यहां नहीं जा रहे हैं। केवल जो ओरल कैविटी है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है? अब क्या हुआ? जिह्वा के हमने आपको 4 स्थान बता दिए थे पहले ही बिना स्लाइड के। जिह्वा का मूल जहां से जीभ आ रही है आपकी, पीछे जहां से आती है। जिह्वा का मध्य, बीच का स्थान, जिह्वोपाग्र और जिह्वाग्र और जिह्वाग्र। अब देखिए, जो आपका ये है, क्या कहते हैं, तो सबसे पीछे क्या होगा? जिह्वा का मूल होगा, उससे आगे जिह्वा मध्य होगा, उसके आगे जिह्वोपाग्र होगा और उसके आगे जिह्वाग्र होगा। यही क्रम है। सबसे आगे क्या होगा? अधर हो जाएगा। सबसे बाहर है, यही दिख रहा है। कई स्थानों पर आपको जिह्वा मूल के स्थान पर जिह्वा पश्च भी लिखा मिल सकता है। समझ में आई बात? अब एक लॉजिक समझिए। जो क च ट त प है, ये आपको बोला जाता है, आज हम थोड़ी सी बात करेंगे, लड़ाई जो होती है। लड़ाई होती है कि मूर्धा आगे है कि मूर्धा पीछे है। अब देखिए, जो आपका तालु है उसमें जो कठोर तालु है वो आगे है
जो मृदु तालु है वो पीछे है। ठीक, हार्ड पैलेट आगे होता है, सॉफ्ट पैलेट पीछे होता है। अब लड़ाई जो होती है हमारे यहाँ पे वो होती है कि भाई मूर्धा कहाँ होती है, जहां से आप ट वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण करते हैं। मूर्धा कहाँ होती है? ट ठ ड ढ न, सब लोग बोलो। अब देखो तालु है हमारे पास, तो तालु से हमारा अर्थ है हार्ड तालु, सॉफ्ट तालु पे नहीं है। ठीक, तो च वर्ग और ट वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग, हमें ये कहा जाता है बचपन से कि बड़ी ही वैज्ञानिक चीज है। मैंने भी आपको आरंभ में बोला कि अंदर से बाहर के क्रम में होता है। स्पर्श व्यंजनों की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो मुख गुहा में आपके अंदर से बाहर के क्रम में जो स्थान है उस पे बात होती है कि वैसा ही अरेंजमेंट है। क च ट त प, इसका क च ट त प का, क च ट त प का। अब ये क च ट त प कैसे काम कर रहे हैं? क वर्गीय व्यंजन है कंठ से, ध्यान रखो। च वर्गीय व्यंजन कहां से हैं? च वर्गीय व्यंजन कहां से हैं? तालु, ये आ गया च वर्गीय व्यंजन तालु से। फिर तीसरा है ट वर्ग, ट वर्गीय व्यंजन है मूर्धा से। फिर है त वर्ग जो है दांत से, और फिर है प वर्ग जो है ओष्ठ से। ठीक है, ये हमने आपको सूत्र वापस दिखा दिया, एक बार रिविजिट करवा दिया। अब हम चलते हैं जहां पे हमको सारा एक साथ लिखा हुआ मिल जाए। भाई ये किधर मिलेगा? ओ एकदम शुरू में आ गए, ज्यादा ही आगे आ गए। ये मिलेगा इधर। अच्छा इधर नहीं मिलेगा, सॉरी, वो मैंने हाइड कर दिया ना, रुको उसको अनहाइड करते। ये देखो यहां मिलेगा, एक साथ मिल गया। दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? व्यंजन वाले के अंदर हम स्पर्श व्यंजनों की बात करेंगे। कहां से कहां तक? एक मिनट इसकी बत्ती जलाएं। क से म तक क्या है क्रम? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। दंत ओष्ठ में कोई समस्या नहीं है, कंठ में कोई समस्या नहीं है। ये जो च और ट वर्ग है इनमें लड़ाई हो जाती है जी, कि यदि यह क्रम ऐसा है जो अंदर से बाहर आने के क्रम में है तो तालु पीछे होना चाहिए, मूर्धा आगे होनी चाहिए। होती है ये लड़ाई। इसमें आचार्यों में आपको मतभेद भी मिल जाएगा, परंतु हमें क्या समझना है? हमें इसके स्थान को समझना है। तो देखिए, एक है आपको डॉक्टर विक्रमजीत, उन्होंने इसका निराकरण दिया है ना, बीकानेर के हैं। उन्होंने ये निराकरण दिया है कि मूर्धा आगे होती है। अभी भी हम पढ़ते हैं तो हम मूर्धा को आगे ही मानते हैं। फोनेटिक्स के अंदर हम जब जो अभी स्टैंडर्ड लिंग्विस्टिक्स में जो पढ़ाया जाता है उसमें भी रेट्रोफ्लेक्स को आगे मानते हैं। उसका नाम रेट्रोफ्लेक्स क्यों है? रेट्रो मतलब क्या होता है? रेट्रो मतलब पीछे, है ना। रेट्रोस्पेक्टिवली कोई कानून लागू कर दिया गया, इसका मतलब क्या है? पीछे से लागू कर दिया गया। ठीक है, तो इस रेट्रो शब्द के कारण, और जब हमें मूर्धा से उच्चारण बताया जाता है तब हमें बताया जाता है कि जीभ को पीछे मोड़ लो, ऐसे घुमा लो। मैंने भी आपको बताया था ना, कर्ल अप योर टंग। ऐसे हमारी जीभ थी उसको ऐसे मुड़वाया था मैंने, ढना। तो एक्चुअली क्या है, हमारा उच्चारण बहुत दुष्ट हो चुका है। और एक जो हमें कंफ्यूजन रहता है, वह कंफ्यूजन ये होता है कि जब हम बोल रहे हैं तो जीभ पीछे लेके जा रहे हैं। जीभ जैसे ही हम पीछे लेके जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम पीछे से बोल रहे हैं। हालांकि अभी आप बोलेंगे भी तो आप वैसे बोल भी लेंगे, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। अभी हम शास्त्र की बात करना चाह रहे हैं थोड़ी सी, है ना, मतभेद क्या है उसकी बात करना चाह रहे हैं। तो निराकरण यह है कि क्योंकि हम जीभ को पीछे मोड़ते हैं तो हमें लगता है हम पीछे से बोल रहे हैं, हम जीभ को पीछे छुआ रहे हैं, जबकि हमें पीछे नहीं छुआना होता है, हमें आगे ही रखना है। बस जीभ को रेट्रो करना है, इसीलिए वो रेट्रोफ्लेक्स कर रहा है। फ्लेक्सिंग कौन कर रही है? जीभ कर रही है। किस प्रकार की फ्लेक्सिंग कर रही है? रेट्रो कर रही है। ठीक है, दैट इज द लॉजिक। तो मूर्धा का स्थान आगे है, सॉफ्ट पैलेट उसके पीछे है, लेकिन मूर्धा का स्थान मसूड़ा नहीं है, जिसको हम संस्कृत में वर्त्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्त्स। आपके दांत जहां से उगते हैं, तो दांत के दो हिस्से हैं, देखो ये दांत है, इसका पीछे कर लो, इसको ऐसे अंदर, यहां से छुओ अपने दांत को, अपने दांत को अंदर से छुओ,
तो क्या होगा, एक तो ये टिप है दांत की, ये क्या है, दंताग्र है। दांत जहां से उग रहा है उस स्थान पर जहां से दांत आरंभ हो रहा है, दांत का स्पर्श करो, वो है दंत मूल, दांत का मूल। वो मूल जहां पे आपके मसल पे जा रहा है ना, मतलब जो आपकी ये कवरिंग है, मसल भी नहीं है, वो क्या है, मतलब चमड़ी शुरू हो गई, हड्डी खत्म हो गई, वो स्थान कौन सा है, मसूड़ा, गम्स जिसको बोलते हैं। तो वो जो गम्स हैं आपके, वो क्या है, संस्कृत में हम कहेंगे उसको वर्थ्स, 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 है ना। तो वर्थ्स मूर्धा नहीं है, वर्थ्स के पीछे मूर्धा है, और उसके पीछे सॉफ्ट तालु है, सॉफ्ट पैलेट, उसके पीछे हार्ड पैलेट है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, जैसे ही आप इस बात को समझेंगे तब ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि कंठ का है पहले, अंदर से बाहर आने के क्रम में अरेंजमेंट है, पहले कंठ है, फिर तालु है, फिर मूर्धा है, फिर दांत है, और फिर क्या है, होठ है। ये स्पष्ट हुआ। थम्स अप कर दो, या कोई जना शक्ल दिखा के हाँ हूं कुछ बोलो, ऐसे मुझे समझ नहीं आता, कुछ कर दो कि क्लियर हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब ये बात तो उस मत वालों की बात तो हो गई जो कहते हैं कि मूर्धा आगे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, क्लियर है। अब जो लोग ये कहते हैं कि नहीं जी मूर्धा पीछे है, तब आप इस बात, वो कैसे जस्टिफाई करते हैं, वो ऐसे जस्टिफाई करते हैं कि ये जो क्रम है, ये जो क्रम है, यह क्रम एक्चुअली उच्चारण स्थान के आधार पर नहीं है, यह क्रम तो किसके आधार पर है, उच्चारण के करण के आधार पर है। ठीक है, वो ये कहते हैं। अब उच्चारण के करण के आधार पर भी देख लो, वो भी सही है। वो कैसे है, वो ऐसे है जी कि उच्चारण का जो करण है तो वो पहला वाला जिह्वा मूल है, तो जब आप क बोलेंगे तो आपकी जीभ का पिछला हिस्सा जाके पीछे कंठ में लगता है। ठीक है, तो जिह्वा का पश्च भाग या जिह्वा का मूल भाग जो है वो पीछे कंठ में लग रहा है, क वर्ग बोलते हुए, क ख ग घ न। जीभ का आगे का कोई पार्ट या मध्य का कोई पार्ट तो इसके उसमें नहीं है, प्रयोग में नहीं है। दूसरा क्या है, च वर्ग, इचो यशानाम तालु, जीभ का कौन सा भाग लग रहा है, देखिए, च छ ज झ ञ, च छ ज झ ञ। अब आपको लगेगा कि ये जिह्वा का मध्य नहीं है, ये जिह्वा का क्या है, उपाग्र है, ये टिप नहीं है, टिप के जस्ट पीछे का भाग है ना, परंतु ये उपाग्र नहीं है, ऐसा हमें लग रहा है। जीभ मैक्सिमम जितना पीछे से स्पर्श कर सकती है अपने जिह्वा मूल वाले भाग को छोड़ करके, वो यही है। ठीक है, इसके और पीछे से अगर आप अपनी जीभ पकड़ लेंगे तो इसके पीछे से जीभ नहीं बोल पाएगी, है ना। जिह्वा मूल और जिह्वा मध्य के बीच में कहीं पे जीभ तो बहुत लंबी है, तो जिह्वा का जो, जिसको हम उच्चारण योग्य स्थान मान रहे हैं, उसमें जो जिह्वा का मध्य स्थान है वो ये है। अब जिह्वोपाग्र जो है वो हम टंग को कर्ल करके जब बोलते हैं, कर्ल करके, ट, अंग्रेजों के स्टाइल में ट नहीं बोलना है, ट बोलिए, जीभ पीछे करके। जब आप जीभ मोड़ के पीछे ऊपर, जब आप पीछे ऐसे मोड़ लेंगे जीभ को, तो एक्चुअली आपका कौन सा भाग काम में आ रहा है, आपका ये जीभ का टिप काम में नहीं आ रहा है। टिप तो बस मुड़ रही है और ऊपर जा रही है तो छुएगी भी, लेकिन एक्चुअल उच्चारण जिस स्थान, जिस जीभ के जिस भाग के छूने के कारण हो रहा है वो भाग उपाग्र है, बस वो पलटा हुआ उपाग्र है। ये टिप है, टिप के जस्ट पीछे ये इसी का पलटा हुआ भाग आपका जाता है ना, दैट इज उपाग्र, दैट इज नॉट उपाग्र, दिस भाग इज उपाग्र, लेकिन इसी का पिछला भाग जो है वो है। या तो इसको ऐसे समझें या इसको ऐसे समझें कि इस जिह्वोपाग्र की इस अवस्था के कारण से जो जिस प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है आपकी ओरल कैविटी में, तो रेस्पॉन्सिबल जो है जिह्वोपाग्र है, वहीं से घर्षण हो रहा है और ये ध्वनि निकल रही है, ट ठ ड ढ न। ठीक है, तो अंदर से बाहर आने का क्रम कर्ण का है, कर्ण में सबसे पीछे क्या है, जिह्वा का मूल है, फिर जिह्वा मध्य है, फिर जिह्वोपाग्र है, एंड देन इट इज जिह्वाग्र, त थ द ध न, टिप जीभ की होती है, उससे आता है। फिर क्या है, अधर है, प फ ब भ म, ऊपर वाला होठ और नीचे वाला होठ जो है वो हिलेगा, ऊपर वाला होठ जहां है वहीं रहेगा, ये जाके छुएगा, इसलिए ये कर्ण है और ये स्थान है। ठीक है, स्पष्ट हुआ। हाँ जी स्वप्निल। सर ये जिह्वा मूल्य के, सॉरी जिह्वोपाग्र के नीचे वाले हिस्से को कोई नाम है? नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला है कि जिसको ना समझ में आए वो ऐसे समझे, क्योंकि विजुअलाइजेशन होता है तो लोगों को समझ जल्दी आता है, मेरा अनुभव पढ़ाने का ऐसा रहा है, तो मैं अब ऐसे ही उनको बताता हूँ, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। भाग यही है, लेकिन ऐसे कर रहे हैं तो आपके दिमाग में एक विजुअलाइजेशन आ जाए कि हाँ ये पीछे वाला भाग
एक्टिव हो रहा है ना, इस दृष्टि से बोला है। बाकी जो है आपका घर्षण जो वायु है वो पीछे के भाग से होके थोड़ी हो रहा है। ये जब उड़ गई तो घर्षण तो वहीं से हो रहा है ना, उपाग्र से। हाँ जी, किसने उठाया? हाँ बोलिए। वो जो सेकंड ओपिनियन है उसमें वो तालु को मूर्धा बोल रहे हैं क्या? ना ना ना, तालु को मूर्धा नहीं बोल रहे हैं, वो उच्चारण स्थान जो है उसका क्रम बता रहे हैं। बस वो ये कह रहे हैं कि तालु पीछे होता है, मूर्धा आगे होती है। पहले बार हमने ये बात समझी, सेकंड ओपिनियन में हमने ये बात समझी कि वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, तालु आगे होता है, मूर्धा पीछे होती है। हाँ, मतलब वो इंटरचेंज कर दिया ना, तालु हाँ, को जो पार्ट बोल रहे हैं वो उनको मूर्धा बोल रहे हैं। नहीं, उन्होंने स्थान को इंटरचेंज नहीं किया, वो ऐसा कह रहे हैं कि मूर्धा ही पीछे होती है, तालु ही आगे होता है, वो ये कहते हैं। ठीक है, और जब वो ये कहते हैं तो भी उनको ये तो जस्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे किसी का मतभेद नहीं है कि ये अंदर से बाहर के क्रम में लगे हुए हैं। तो यदि ये अंदर से बाहर के क्रम में लगे हुए हैं तो वो कहते हैं कि ये जिह्वा के ये जो है उच्चारण के स्थान के आधार पर नहीं है वर्गीकरण, ये अरेंजमेंट है ना, ये ऑर्डर, ये अरेंजमेंट जो है ये उच्चारण के करण के आधार पर है। तो दूसरा मत जो है वो कह रहा है ये उच्चारण के करण के आधार पर है। पहला वाला जो मत है वो कह रहा है उच्चारण स्थान के आधार पर भी है और उच्चारण के करण के आधार पर भी है, वो दोनों को मान रहा है। समझ में आया? तो ये जो उच्चारण का स्थान कहाँ है, इस पर बड़ी लड़ाई है। पर हम जो है इसको अब, पहले हम भी नहीं मानते थे, पहले बचपन में जो सिखा दिया जाता है उसको अनलर्न करना बड़ा कठिन होता है ना। तो पहले हमको भी यही लगता था कि नहीं, हम पीछे ही जीभ लेके जा रहे हैं। और अभी भी मैं अगर बोलूं और मैं कॉन्शियस एफर्ट ना डालूं तो मेरे मन में यही आता है कि मूर्धा पीछे तालु आगे, पर ऐसा नहीं है सर। लेकिन तालु मतलब पता नहीं, मैंने वैसे लर्न किया है इसीलिए पता नहीं, बट मुझे पीछे ही मतलब तालु और फिर मूर्धा, तो इसीलिए वो सेकंड ओपिनियन मूर्धा आगे लगती है। हाँ तो ठीक है, फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा काम ये था कि जो दोनों मत हमारे यहाँ पे चलते हैं, जिसपे लड़ाई है, वो मैं आपको बता दूं, वो मैंने बता दिया। उसके बाद मेरा काम ये था कि मेरा जो मत है वो मैं आपको बता दूं, मैंने वो भी बता दिया। ठीक है, अब आप अपने आप अनुभव कीजिए कि आप कहाँ से कैसे बोलते हैं, और यदि आप स्थान इंटरचेंज करके बोलना चाहें तो क्या निकलता है, ये आपकी प्रैक्टिस है। और हम जब जिस दिन इस फोनेटिक्स के पार्ट को जिस दिन अंत कर देंगे, उस दिन हम आप सबका अनुभव सुनेंगे बैठ के, उस दिन यही काम करेंगे कि बताओ तुम्हारे कहाँ से क्या बोलने पे क्या फील होता है। ठीक है, टेस्ट करने की चीज को दोबारा से मैं आपको एक बार रिविजिट करवाता हूँ। आपको कैसे टेस्ट करना है, जो बोलना है उसको बोलने की इच्छा करो, वहां तक जीभ लेके जाओ, पर उसको स्वर सहित मत बोलो, उसको स्वर रहित बोलो, शुद्ध व्यंजन बोलो, और फिर वहीं जीभ टिकाए रहो। जब जीभ टिकाए रहोगे तो क्या होगा, वहीं रुक जाना, आवाज तो निकलेगी नहीं वो वाली। क्यों? क्योंकि आपने उसमें किसी स्वर का आश्रय नहीं लिया, बस जीभ वहां रुक जाएगी। और फिर सांस को मुंह से अंदर खींचो, जिस स्थान पर ठंडा होता है वह स्थान है। हाँ, अब आपको ये मैंने लड़ाई बता दी, तो किसी को लगेगा मूर्धा आगे है, किसी को लगेगा तालु आगे है ना। तो अब ये आप लोग जिस दिन हम इसको कंक्लूड करेंगे फोनेटिक्स वाले पार्ट को, उस दिन हम आपसे आपकी सारे मत सुनेंगे, आपकी लड़ाइयां जो होंगी वो देखेंगे कि भाई हम लोग आपस में कैसे लड़ाई करते हैं, किसको आगे ठंडा लगता है, किसको पीछे ठंडा लगता है। तो इस पे मेरा कोई मत नहीं है, मैं बस आपकी बात सुनूंगा, लेकिन वो सुनना जरूरी है जिससे हमें पता लगे आपने कैसे प्रैक्टिस किया, आपका अपना अनुभव क्या रहा है ना, तभी वो प्रैक्टिकल बेस्ड हो। चलें जी आगे। अब आज जो है हमने इतना गा लिया जो हमें नहीं करना था, तो अब जितना समय बचा है 6 मिनट का, उसका हम प्रयोग करेंगे फटाफट। जो अच्छा, किस किस ने एक्चुअली जो मैंने कल स्लाइड दी और ऑडियो भेजो उसका थोड़ा बहुत प्रयोग करने की चेष्टा की? हाँ जी, हाथ उठाया है। नैशवी बताइए। जी, सुना था वो लघु गुरु की जो मात्रा की बात थी, और फिर वो आपने जो बताया था ना उसको करने की चेष्टा की थी। फिर मैंने लिखा नहीं था अपने नाम का जैसे आपने लिखा था, पर मैंने मन में लिख लिया था वो कि मेरा नाम का मात्रा कैसी होती है सर। हाँ, तो अब आपका काम है, आप सब लोग कल आने से पहले प्रयास कीजिएगा कि जितने ऑडियो भेजे हैं, मैं अभी सबसे बात करूंगा, जो भी लोग हाथ उठा रहे हैं, कि एक बार प्रयास कीजिएगा कि जो कल कहा है उसको सुन लें। तो क्या होगा ना, हमारे यहाँ पे टाइम कम लगेगा, वरना मुझे उस चीज को एक्सप्लेन बहुत करना पड़ेगा। तो फिर मैं सीधे एग्जाम्पल पे आ सकता हूँ जल्दी, एक ही बार इसको बता के, और
डिटेल में बिना जाए मैं आ जाऊंगा। ये देखिए 5 मिनट में जितना होता है हम करेंगे, फिर सभा विसर्जन करेंगे। देखिए जिन लोगों ने भी हाथ उठाया था उनसे इसके बाद बात करेंगे, है ना। किसी ध्वनि के उच्चारण में लगने वाली अवधि को मात्रा कहते हैं। जिसको स्पष्ट नहीं हो अभी पूछना, मैं इस बात को रिपीट नहीं करूंगा। यह समय की इकाई है, ये मैंने कल पूरा डिटेल में बोला है। मात्रा ज्ञान के लिए किसी शब्द की शुद्ध वर्तनी और उसकी आनुपूर्वी का पूर्व ज्ञान अपेक्षित है। अब वर्तनी और आनुपूर्वी में क्या अंतर है, कल की ऑडियो सुनिएगा, मैंने बहुत डिटेल में उसको एड्रेस किया है। वर्तनी है जो आपको स्पेलिंग, जो ड्राइंग दिखाई दे रही है वो ऑर्थोग्राफी, और उसी का मतलब वो आनुपूर्वी का लिप्यांकित स्वरूप है। ठीक है, लिप्यांकित मुद्रित स्वरूप जो है वो वर्तनी है। बाकी क्या आनुपूर्वी क्या है, ऑर्डर ऑफ वर्ण, ऑर्डर ऑफ लेटर्स। ठीक है, वो आनुपूर्वी है, मतलब जो न्यूनतम ध्वनि खंड हैं उनका क्रम जो है वह आनुपूर्वी है और उसी की ड्राइंग जो है वो वर्तनी है। ठीक है, फिर क्या है, मात्रा का निर्धारण स्वर ध्वनियों के आधार पर होता है, व्यंजन ध्वनियों के आधार पर नहीं होता है। इसीलिए हम उच्चारण काल की बात करते हैं, क्योंकि वही एक चीज है जो भिन्न है ना। उच्चारण काल, मात्रा गणना में किसी व्यंजन की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। कोई शुद्ध व्यंजन मतलब स्वरहीन व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन, कोई शुद्ध व्यंजन ध्वनि स्वयं से पहले वाले वर्ण की मात्रा को प्रभावित कर सकती है, किंतु उसकी अपनी कोई मात्रा गण्य नहीं होती। ठीक है, अगण्य होता है वो पहले वाले को डबल कर देगा। उच्चारण स्थान, उच्चारण काल और अनुनासिकता के आधार पर स्वरों के अनेक भेद होते हैं, हम जान चुके हैं 18 है ना। छंद के प्रसंग में केवल उच्चारण काल के सापेक्ष प्राप्त भेदों पर ही विचार किया जाता है। इनमें भी जो प्लुत भेद होता है उस पर विचार नहीं किया जाता है, क्योंकि वह विशेषतः भाषण का गुण है। ये मैं कई बार बता चुका हूं, रिपीट कर चुका हूं। रिपीट इसलिए करते हैं क्योंकि रिपीट करने से आपकी स्मृति में स्थिर होती है बात, है ना। तो अब आपको ये मालूम है, इसलिए मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा। अतः स्वरों के केवल ह्रस्व अथवा दीर्घ होने को ही मात्रा गणना का आधार जानना चाहिए। सारे ऑडियो एक बार सुन लेना, बहुत डिटेल में रिपीट किया है मैंने हर चीज को। जो अभी नहीं भी बोलूंगा वो उन ऑडियोज में है। मात्रा के 2 प्रकार होते हैं, लघु और दीर्घ। क्यों, अब कोई बोले प्लुत नहीं होता, क्योंकि मैंने बता दिया ऊपर, प्लुत नहीं होता, त्रिमात्रिक नहीं होता यहाँ पे छंद के प्रसंग में, उसकी हमें आवश्यकता नहीं। तो अब लघु को दीर्घ, लघु को मात्रा को खड़ी पाई के चिन्ह से दिखाते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं किसी क्लास में शुरुआत में ही। और दीर्घ मात्रा को अवग्रह या फिर वक्र रेखा से दर्शाया जाता है, काउंट करते हैं। मतलब खड़ी पाई जो पूर्ण विराम का चिन्ह है, दैट काउंट्स एज 1 एंड दिस वक्र रेखा और अवग्रह काउंट्स एज 2। नाउ जिस ध्वनि की मात्रा को निरूपित करना हो उसकी वर्तनी के ऊपर संबंधित मात्रा का लिपि चिन्ह लिखा जाता है। आपको मैंने एक अपना नाम और सुहासिनी का नाम लिख के भेजा था ना, कैसे लिखना है वो तरीका समझाया था, तो वो आप कैसे समझेंगे, उसी तरीके से आपको लिखना है। शिरोरेखा के ऊपर लिखा जाता है। देखो व्हाट्सएप में जाके ग्रुप में जो लिखा हुआ मैसेज था लंबा सा एक अंत में, उसमें लिख के दिखाया था कि कैसे लिखना है। हाँ, थम्स अप, थैंक यू। फटाफट मैं इसको खत्म करना चाह रहा हूं, इसलिए 2 मिनट रुकिएगा। एक गुरु मात्रा के उच्चारण में 2 लघु मात्राओं के उच्चारण के बराबर समय लगता है। मैथमेटिकल रिलेशनशिप पहले बता चुका हूं। किसी भी गुरु मात्रा को 2 लघु मात्राओं में विभक्त नहीं किया जा सकता है। इसका अर्थ क्या है कि आप एक गुरु के स्थान पर 2 लघु नहीं लिख सकते। आपको एक अवग्रह लगाना है, जहां जहां एक 2 लिखना है वहां आप 2 1 या 2 खड़ी पाई नहीं लगाएंगे। जहां पे जो आएगा, जो छंद का विधान होगा कि गुरु आएगा तो गुरु ही आएगा, दीर्घ आएगा तो दीर्घ ही आएगा, वहां ह्रस्व या लघु नहीं आ सकता। प्रत्येक लघु का मात्रा भार 1 होता है, गुरु का 2 होता है। मात्रा गणना के संबंध में कौन सा नियम जानना आवश्यक है, इसको पढ़ते हैं। सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरुर्भवेत् वर्णः संयोग पूर्वश्च तथा पादांत गोपिवा। सभी ह्रस्व ध्वनियां, पहले देखिए शास्त्र का नियम है, पहले सामान्य नियम बताया जाता है फिर अपवाद बताया जाता है। तो सामान्य नियम क्या कह रहा है कि सारी ह्रस्व ध्वनियां अ ई उ रे रे ये क्या होंगी, इनके लिए लघु मात्रा गिनी जाएगी। सारे ह्रस्व लघु होते हैं बाय रूल। दूसरा, सभी दीर्घ स्वर ध्वनियां गुरु होती हैं, आ ई उ री। अब इसका री का नहीं होता, वो केवल वेद में तंत्र में होता है, अन्यथा नहीं होता लोक में। तो क्या हुआ, आ ई उ री ए ऐ ओ औ, इनके लिए गुरु मात्रा गिनी जाएगी। अब इनका अपवाद, अनुस्वार युक्त किसी भी वर्ण की मात्रा सदैव गुरु गिनी जाती है और विसर्ग युक्त किसी भी वर्ण की मात्रा सदैव गुरु गिनी जाती है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी।
अभी धीरे तो नहीं हुई ना आवाज? ठीक है, तो अनुस्वार और विसर्ग अगर किसी के आगे लग जाए, सामान्य नियम क्या है, सारे ह्रस्व और सारे दीर्घ क्या हो, सारे ह्रस्व लघु होंगे और सारे दीर्घ क्या होंगे, गुरु होंगे। किंतु अनुस्वार युक्त चाहे कोई भी होगा तो उसके साथ क्या हो जाएगा, या फिर विसर्ग युक्त कोई भी होगा तो उसके साथ क्या हो जाएगा, उसके साथ होगा, क्या हो रहा है यार ये, एक सेकंड, हाँ, विसर्ग युक्त कोई भी होगा या अनुस्वार युक्त कोई भी होगा तो उसको गुरु गण लिया जाएगा। वो क्या प्रभाव करेगा, वो अपने से पूर्व वाले को गुरु बना देगा, चाहे वो ह्रस्व ही क्यों ना हो। तो यदि अ, ई, उ, ऋ, इ इनके ऊपर यदि अनुस्वार लग रहा है या इनके आगे विसर्ग आ रहा है तो भी इनको क्या मानेंगे, गुरु मानेंगे। इनके उच्चारण में जो जो काल लगेगा वो गुरु मात्रा के बराबर लगेगा। ये आपको स्पष्ट हो गए? अपवाद थम्स अप कर दो जिस स्पष्ट हो गए तो। चाहे ह्रस्व भी हो, उसके ऊपर यदि अनुस्वार लग जाए या उसके आगे विसर्ग लग जाए तो उसको गुरु मान लिया जाएगा, इररिलेवेंट हो जाएगा ह्रस्व होना उसका। ठीक, चंद्र बिंदु जो है वो केवल नेजलाइजेशन है स्वर का, उससे उसकी ह्रस्वता या दीर्घता प्रभावित नहीं होती है। तो जो चंद्र बिंदु है उससे मूल स्वर की ध्वनि के उच्चारण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो चंद्र बिंदु से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि वो ह्रस्व पे लग रहा है तो वो लघु ही रहने देगा और दीर्घ पर लग रहा है तो गुरु ही रहने देगा। ठीक है ना। केवल अनुस्वार और विसर्ग यदि आ जाएंगे तो वो चाहे अनुनासिक के साथ आए चाहे अनुनासिक के बिना आए, वो ह्रस्व या दीर्घ होने का विचार नहीं करेंगे, वो उसको गुरु गिन लेंगे। अब देखिए, दो या दो से अधिक व्यंजनों वर्णों के मेल को संयुक्ताक्षर कहते हैं। चलो अब ये हम आपको कल पढ़ाएंगे, आज के लिए हम विसर्जित करते हैं अपनी सभा को। लेकिन ये मैंने कल बहुत अधिक डिटेल में भेजा हुआ है, तो मेरा आपसे एकदम विनम्र निवेदन है कि कल आने से पहले आप सारे ऑडियो एक बार सुन के आए, तो ये समय हमारा बहुत बच जाएगा। हाँ जी, अब जिन लोगों ने हाथ उठाया था वे प्रश्न कर सकते हैं। मेरी ओर से आज का समापन है, जो जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं।